सतीश जी, आप कह रहे हैं कि मायावती जी स्पष्ट वक्ता हैं। आलोचक कहते हैं कि मायावती जी प्रेस के सामने आती हैं, एक लिखा हुआ स्टेटमेंट पढ़ती हैं। तो जो राजनीतिक ऑब्जर्वर हैं वो इसी चीज पे ध्यान दिला रहे हैं कि व्हेन शी इज इन हर ओन एलिमेंट एज अ फियर्स ओरेटर, तो वो एक चीज दिखती है, लेकिन जब वो पढ़ती है तब दूसरी चीज, इसलिए इसको पॉइंट आउट किया गया। आप क्या सोचते हैं इस पर? सवाल ये भी उठता है कि जब सभी पार्टियों के लोग मीडिया से बात करते हैं, कभी इंटरव्यू की शक्ल में, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, मायावती जी का कोई इंटरव्यू नजर नहीं आता है 2 दशक से। सतीश जी, एक बात बताइए, इस दफा एक वीडियो भी आया जो बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिसमें एक नेता थाने में फूट फूट के रो रहे हैं, कह रहे मैं बर्बाद हो गया, 67 लाख रुपया लिया था बसपा नेता ने हमसे बसपा का टिकट दिलाने के लिए, हमारा पैसा वापस कराओ। बसपा पे ही बार बार ये इल्जाम क्यों लगता है कि मायावती जी पैसे लेके टिकट देती हैं? लोगों ने कहा कि बीच में एक दौर आया जब सतीश चंद्र मिश्रा की नंबर 2 की कुर्सी खतरे में आ गई, जब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मायावती जी ने अपने छोटे भाई आनंद कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। तो सतीश चंद्र मिश्रा को लगा अब गड़बड़ है, और उसके बाद से आनंद कुमार के ऊपर नए सिरे से रेड पड़ने लगी, आलोचना होने लगी, और सतीश चंद्र मिश्रा की हैसियत फिर से बहाल हो गई बसपा में। मायावती जी जब सत्ता में नहीं होती तो ऐसा नहीं दिखता है कि आज उस कार्यकर्ता के घर गई, आज ढिकाने जिले में मीटिंग की, सब कुछ लखनऊ और दिल्ली सेंट्रिक हो जाता है। कहा यह भी जा रहा है सतीश जी कि बसपा के कुछ सांसद भाजपा के भी संपर्क में हैं। आपके पास भी जानकारी है? जमघट, लल्लन टॉप का वो मंच जहां सत्ता के दावेदारों से आपके सवाल पूछे जाते हैं। जमघट के इस अंक में हमारे मेहमान हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता, पदाधिकारी की दृष्टि से राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सांसद सतीश चंद्र मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जमघट में। धन्यवाद। चुनाव का समय है, लंबी भूमिका का वक्त बचा नहीं है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। 16 जनवरी को ये बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी का जन्मदिन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप भी थे और हम भी पत्रकार की दृष्टि से पहुंचे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3 चीज़ें हैं जो मैंने ज़्यादा नोटिस की। एक, मायावती जी ने लगभग ये अनाउंस कर दिया है कि बीएसपी की अब जो सेकंड जनरेशन लीडरशिप है वो आकाश आनंद और कपिल मिश्रा के हाथ में है, क्योंकि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके नाम के अलावा सिर्फ इन्हीं 2 युवा नेताओं का जिक्र हुआ और किसी नेता का जिक्र नहीं हुआ। तो मैं पहले इस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, आप जो आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, उसके पहले की बैकग्राउंड में भी तो जाइए। बैकग्राउंड तो ये है कि पिछले 2 महीने जब से आकाश आनंद जी बाहर अपना बहुजन समाज पार्टी के यूथ के साथ में लगे हुए हैं, जोड़ रहे थे कंट्री में, अलग अलग स्टेट्स में जाके। कपिल मिश्रा उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह युवाओं की जाके बैठकें कर रहे थे, लखनऊ से लेकर के बाहर अलग अलग ज़िलों में, और युवाओं को जोड़ रहे थे, और युवाओं काफ़ी तेज़ी से जोड़ रहे थे। तो उस समय तरह तरह के प्रश्न लोगों ने खड़ा करना शुरू कर दिया कि क्या बात है, परिवार ये, वो परिवार में, ये परिवार में कपिल मिश्रा, हमारे परिवार में। तो इस तरह की जो बातें लोगों ने कहना शुरू किया, तो ये उसको देखते हुए, और जो अलग अलग मीडिया में और पार्टी के और लोगों ने इस तरह की, तो उसको विराम देने के लिए बहन मायावती जी ने उस दिन ये कहा कि हाँ, ये लोग लगे हैं, ये काम कर रहे हैं। कपिल मिश्रा का तो मैं भी कह चुका हूँ, कपिल खुद कह चुके हैं कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं उनको 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के उद्देश्य से हम लोग लगे हुए हैं, और हम अपने पिताजी के साथ में हाथ बटा करके और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं नौजवानों में, यूथ में। क्योंकि यूथ जो है वो इन लोगों ने ये भी देखा और सबने देखा कि बहन मायावती जी ने पिछले 3-4 वर्षों में जो एक पॉलिसी बनाई उसको उन्होंने बदल दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी वाली को, उन्होंने ये स्पष्ट किया हर मीटिंग में, हर, चाहे केडर की मीटिंग हो, पार्टी की मीटिंग हो, पब्लिक मीटिंग हो, उन्होंने हर जगह कहा अब हम नौजवानों को तरजीह देंगे और नौजवानों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और उसके अंतर्गत 50% हर लेवल पे, चाहे चुनाव लड़ाने की बात हो, चाहे पार्टी केडर की बात हो, चाहे पार्टी में
किसी और स्टेज की बात हो, हर जगह हर लेवल पे उन्होंने कहा हम 50% नौजवानों को, महिलाएं, युवा, जो नौजवान लड़कियां जो कि यंग हैं, उनको हम आगे बढ़ाने का काम करें। तो ये लोग अगर देखिए, अगर उन पर ये लोग अगर पूरी तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ रहे हैं, तो ये कहना कि आगे चल करके, अभी तो कमान हमारी नेता बहन मायावती जी के हाथ में है, और उनके हाथ में अभी 1-2 वर्ष नहीं, उनके हाथों में तो अभी 20 वर्ष तक रहने वाली है। तो जब उनके हाथ में ये कमान है तो उन्हीं को आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से इन नौजवान की आकाश का नाम कभी कह दीजिए कि परिवारवाद, कपिल परिवारवाद, तो उसको विराम देने के लिए उन्होंने वो स्पष्ट वक्ता हैं। बहन मायावती जी की यही खासियत है कि वो स्पष्ट वक्ता हैं, वो घुमा फिरा के कोई बात नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हाँ ठीक है, ये लोग काम कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं, हमारे कहने से जोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अब इनको और आगे बढ़ाएंगे। सतीश जी, आप कह रहे हैं कि मायावती जी स्पष्ट वक्ता हैं। आलोचक कहते हैं कि मायावती जी प्रेस के सामने आती हैं, एक लिखा हुआ स्टेटमेंट पढ़ती हैं, जिसकी ड्राफ्टिंग अक्सर लोग कहते हैं कि आप देखिए, एक चीज बता दें, मैं आरोप दोहरा दूं, आप उसकी पूरी बात सुनूंगा। आरोप के दोहराने के पहले जो मैं आपसे आलोचकों ने कहा, आलोचकों की बात मैं आप समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं कि बहन मायावती जी लिखित वो ला करके पढ़ने का काम करती हैं। मैं आपको ये एक बार नहीं, हम लोग पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, दोबारा से कर रहे हैं जी। बहन मायावती जी क्या प्रेस में बोलने वाली हैं, क्या अपने भाषणों में कहने वाली हैं, वो जिस समय वो बोलना शुरू करती हैं उस समय तक किसी को नहीं पता होता है, सीक्रेसी रहती है, किसी को भी नहीं मालूम होता है और हम लोगों को भी नहीं मालूम होता है। जब वो प्रेस उनको सुबह अगर करनी है 10 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 100 बार में से 90 बार तो हमको तब पता लगता है जब वो कहती हैं हमें प्रेस करनी है आज 10 बजे। अच्छा। आप लोगों को सूचित कर दिए, लोगों को बता दीजिए और लोगों को बुला लीजिए। तो उस समय हमें मालूम होता है कि किस चीज़ की प्रेस होने जा रही है। हम ये भी इसलिए नहीं पूछते हैं कि किस चीज़ की प्रेस है, मालूम है प्रेस से तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जिसमें बहन मायावती जी स्वयं प्रेस में आ रही हैं। राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं पूछते हैं। देखिए, ये हम लोग बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अगर हमें कुछ बोलना है, हमें प्रेस में जाना है, हमें प्रेस में करना, तो हम ज़रूर पूछेंगे, हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमें क्या हम बोलने जा रहे हैं या हम क्या बात हमसे पूछने, लोग आके पूछना चाहते हैं या प्रेस में कोई मुद्दा उठा है, तो उनसे ज़रूर हम बात करके और चर्चा करके अपनी बात रखते हैं। जहाँ तक बहन मायावती जी का, ये आपने देखा कि इस समय आप कह रहे हैं कि वो लिखित पढ़ के करती हैं, वो लोगों की तरह लफाजी बातें नहीं करना चाहती हैं। वो एक सदी हुई बात जो सोच के, अपने उनकी सोच के बारे, उसके बारे में ध्यानपूर्वक देखने के बाद क्या बात कहनी है, उसको, उस बात को कहने का काम करती हैं। और आपने तो उनको 40 वर्षों से ज़्यादा देखा है कि किस तरीके से सन 78 से वो उनके आपके YouTube में हर जगह भाषण हैं, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, पब्लिक मीटिंग्स हो, 1-2 नहीं, हमारे ख्याल से हज़ारों मीटिंग्स हैं। हम तो एक बार देखने लगे, थक गए देखते देखते, फिर हमने कहा इसको अगले दिन देखेंगे, फिर अगले दिन देखेंगे। उनके भाषण हैं तो ना कोई कागज़ ना कुछ, बोलने का काम होता है, बोलती नहीं है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास लिखित हो या ना हो, कई बार हम लिखित पढ़ते हैं क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें हमको देखना है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि हम मिस ना कर जाएं, जो हम कन्वे करना चाहते हैं। और धीरे धीरे अब आज के रोज़ उनका दोनों तरह का चलता है, कभी लिखित होता है, कभी बगैर लिखित होता है, हर तरीके से हम लोग तो उनको देखते हैं बोलते हुए। सतीश जी, कल भी ऐसा ही हुआ। मैं जिस ज़िले से आता हूँ, उरई जालौन, वहाँ बीएसपी का मूवमेंट बड़ा स्ट्रांग रहा है, तो मुझे राजनीति का एक विद्यार्थी होने के नाते मौका भी मिला बामसेफ के, DS4 के ज़माने से जो मिशन से जुड़े लोग हैं उनसे बात करने का कि कैसे बिल्ड हुआ मिशन। तो उन्होंने भी कई प्रसंग बताए और उन सब प्रसंगों में ये बात आई कि कैसे मायावती जी गांव-गांव जाती थी, सभाएं करती थी और शुरुआत से ही उनके भाषण, उनकी जीवनी में भी इस चीज़ का जिक्र है, बहुजन समाज पार्टी वाली बुक में भी जिक्र है, बात करती थी, प्रखर वक्ता वाली बात। कल भी जब लिखा वक्तव्य पढ़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पे सवाल आया तो वो पुरानी मायावती जी नज़र आई जिन्होंने कहा कि अरे झूठ बोल रहा है, वो क्या मुख्यमंत्री बनाएगा किसी को। तो जो राजनीतिक ऑब्जर्वर हैं वो इसी चीज़ पे ध्यान दिला रहे हैं कि व्हेन
शी इज इन हर ओन एलिमेंट एज अ फियर्स ओरेटर, तो वो एक चीज दिखती है, लेकिन जब वो पढ़ती है तब दूसरी चीज, इसलिए इसको पॉइंट आउट किया गया। आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, उन दोनों चीज़ें उन्होंने इसीलिए अपनी बात जो पहले उनको जितनी बातें थी वो कन्वे करनी थी, उन्होंने 1 by 1 उसको कन्वे किया। कन्वे करने के बाद उन्होंने फील्ड ओपन छोड़ दी आप लोगों के लिए और कहा कि आप प्रश्न करिए, आप जो प्रश्न करना चाहते हैं उसका हम जवाब देंगे। तो जब प्रश्न हुए, जब प्रश्नों के जवाब में जो प्रश्न आया उसका जवाब उन्होंने दिया। तो आज भी दोनों तरह का आप राज्यसभा में आप देखिए, जिस समय उन्होंने इस्तीफा दिया सहारनपुर के मामले में और शब्बीरपुर कांड के बारे में, आप कभी उनका वीडियो उठा के देखिए। हम तो चूंकि उनके ठीक पीछे खड़े थे, हमको भी नहीं पता था कि आज वो इस्तीफा देने की ऐलान करने जा रही हैं। और इस्तीफा भी उनका स्पर ऑफ द मोमेंट था। जब उन्होंने देखा, मैं तो चश्मदीद गवाह हूँ, जब पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई और कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये तय कर लिया कि हम बोलने नहीं देंगे शब्बीरपुर कांड पे, और डिस्टर्ब करना शुरू, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उसके बाद एक हद के बाद उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ हाउस में रह करके और अपने लोगों के बारे में हम अपना दर्द बयान नहीं कर सकते तो हमें लानत है यहाँ रहने की। हम बाहर तो हमको नहीं रोक सकते। जैसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया था अंदर जा करके, वो बाहर का हमको यहाँ तो तुम लोगों ने नहीं करने दिया, बोलने दिया। उनको भी टोका टोकी तो उन्होंने जब इस्तीफा दिया था और उसके बाद बाहर निकल के गए, आप लोगों के बीच में प्रेस के माध्यम से उन्होंने पूरी बात अपनी रखी, देश को पहुंचाने का काम किया। तो बहन उस दिन भी देखिए, कोई लिखित बयान तो था नहीं कुछ, कोई तो उनको तो जो देखिए मोमेंट पे डिपेंड करता है, स्पर ऑफ द मोमेंट, किस समय क्या है। भाषण देती हैं आप, उनको भाषण में देखिए, कोई ऐसा भाषण नहीं जिसमें अगर लिखित भी है उसमें ओरल भी नहीं है, उसमें आज के रोज़ भी वो जब बोलती हैं तो दोनों चीज़ें मिला के होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब वो लिखित होता है तो उनका ये ज़रूर मन में होता है कि हमारे ये चीज़ें जो हैं, जिन पॉइंट्स पे इन पॉइंट्स पे तो हमें अपना मैसेज अपने लोगों को पहुंचाना है, इसको हम पहुंचा लेंगे, उसके बाद जो बात करनी करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रति मीडिया के मन में एक दुराव है? क्योंकि ये बात लगातार मंचों से कही जाती है। जब मैं बीएसपी का इतिहास पढ़ता हूँ तब भी ये बात कही जाती है कि मीडिया हमारी बात ठीक ढंग से नहीं दिखाता है। क्योंकि एक सवाल ये भी उठता है कि जब सभी पार्टियों के लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया से बात करते हैं, कभी इंटरव्यू की शक्ल में, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, मायावती जी का कोई इंटरव्यू नज़र नहीं आता है 2 दशक से। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके इंटरव्यू आपको बहुत से मिल जाएंगे। आपको हम आपके पास फॉरवर्ड भी कर देंगे। इंटरव्यू 2 दशक की तो बहुत पुरानी बात आपने कर दी। हमने तो स्वयं दिल्ली में उन्होंने लगातार एक के बाद एक सब लोगों को, चैनल्स को जब इंटरव्यू दिया था, मैं तो खुद मौजूद था लखनऊ में, दिल्ली में, उसके पहले लखनऊ में भी किया उन्होंने, कई बार किया है। और लेकिन सवाल ये उठता है कि उनकी हर चीज़ को जो करा भी हुआ है उसको नकार करके और उसको निगेटिव है। जैसे अभी आप देख रहे हैं क्या चल रहा, कहीं जाइए हमसे प्रश्न करते हैं, बहन मायावती जी कहाँ है? बहन मायावती जी नहीं दिख रही। उनको बहन मायावती जी नहीं दिखी जब 5 लाख लोगों के बीच में 9 अक्टूबर को बहन मायावती जी लखनऊ में बोली जाके। ये तो है नहीं कि वो छिपी हुई रैली थी, छिपी हुई मीटिंग थी, वहां तो सारा देश का मीडिया था, खुली और बड़ी मीटिंग थी, सब थे। 5 लाख से ज्यादा तो मीडिया आंकड़ा लगा रहा था। डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने कहा कि आपके यहाँ तो 5 लाख लोग आ गए, हम लोगों के तो पसीने आ गए। तो उसके पहले 7 सितंबर को जब हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहे थे, आखिरी मीटिंग हमने करी थी, उसमें 25,000 के ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठा थे, उसमें भी बहन मायावती जी आई। वो नहीं दिखा उनको ये परेशानी नहीं हो रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की सोनिया गांधी जी नहीं आ रही हैं, वो नहीं दिख रही हैं, वो नहीं मिल रही हैं, वो कहीं मीडिया में नहीं आ रही हैं, वो रैली नहीं कर रही हैं। उनकी राष्ट्रीय महासचिव के बारे में कहेंगे कि लिखिए वो तो कर रही हैं प्रियंका गांधी, बहन जी क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव को लोग स्वीकार रहे हैं, बसपा के राष्ट्रीय महासचिव, जहां पर कि कांग्रेस की 25 मीटिंगें हुई होंगी, हमने तो 96 मीटिंग करी है। पूरे हर जिले में जाकर के मीटिंग करी और हर जिले में जाकर के 20 हजार लोग हर मीटिंग में इकट्ठा हुए। सारी मीटिंगें तो दिखाएंगे नहीं, दिखाया जाए ना जाए, लेकिन रिकॉर्ड में तो है ही, यूट्यूब में है, हमारे फेसबुक में है, लाइव है, सब कुछ है। और हमने उसके बाद जितनी रिजर्व सीट्स थी
हमने रिजर्व सीट में हर रिजर्व सीट की मीटिंग करी। हमने लगभग 96 मीटिंग करी, 43,000 किलोमीटर गाड़ी से चल करके करी। हम हेलीकॉप्टर और उससे तो कहीं नहीं गए, लेकिन हम रातों में रुके, नाइट हॉल्ट्स किए, लोगों के साथ में मिले। बहन मायावती जी ने 2 बड़ी मीटिंगें करी। बहन मायावती जी के आप पुराना हिसाब कभी भी देख लीजिए, पिछले चुनावों में आप कह रहे हैं कि वो कुछ ही बड़ी रैली करती हैं? हर चुनाव में, चुनाव आने के पहले 1 या 2 बड़ी रैली हमेशा हुई है। और क्योंकि यहाँ पर कोई सरकारी रैलियां तो थी नहीं, हमारी भी सरकारी रैलियां तो थी नहीं। लोग अपने पैसे से, अपने दम से, अपने साधन से आ रहे थे। लोग कई बार तुलना करने लगते हैं कि जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बस लेके घूमे, यात्रा लेके घूमे। देखिए, अब ये एक्सपेक्ट कोई करता है तो हम उसके बारे में क्या कहें कि बहन मायावती जी बस में क्यों नहीं घूम रही हैं। अब बहन मायावती जी और अखिलेश यादव बस में अगर चल रहे हैं, कितनी जगह गए, कितने दिन निकले और कितने लोग थे उनके साथ में, कैमरा की शूट अलग है। अच्छा। और 500 लोग को ऊपर से जो दिखा दीजिए वो अलग है। वो वही लोग अगर दूसरी मीटिंग में गए वो भी नहीं दिखाएंगे कि वही लोग तीसरे में भी जा रहे हैं, वही चौथे में जा रहे हैं। आपको लग रहा है इससे वो ऑप्टिक्स मैनेज हो रहा है? लेकिन ऑप्टिक्स मैनेजमेंट तो कोई भी कर सकता है, बीजेपी भी करती है और ये भी करते हैं। छोटी सी रैली गोरखपुर में हमारी रैली थी, और गोरखपुर में उसी के पहले मुख्यमंत्री जी की रैली हुई थी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी बुलाया था। अब मीडिया के लोग मुझसे खुद बोले कि आपकी इस रैली में तो अंत ही नहीं दिख रहा, इतनी पब्लिक आई है। और जो इसके पहले अभी 3 दिन पहले रैली हुई थी इन लोगों की, उसमें तो 1/10 भी लोग नहीं थे, लेकिन वो नजर आया, ये नजर नहीं आया। वहां खुद मुझसे कह रहे हैं, लेकिन कह रहे देखिए साहब। हमने कहा आप देखिए, हम क्या देखें। तो इसलिए जो आपने शुरू में कहा ना कि मीडिया का बायसनेस, ये बायसनेस बहुजन समाज पार्टी के साथ में क्यों है, ये इसका जवाब एक न एक दिन मीडिया वालों को देना पड़ेगा। आपको देखिए 2007 में क्या हुआ। 2007 में जब हम निकले, हमने भाईचारा बनाने, हमको अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। हम अगर हमारे इच्छा हो रही कोई काम करने की और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये भी तय है कि हम पहले बहन मायावती जी से, अपनी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि हमारा ये है, आपका क्या कहना। उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, शुरू करिए आप, ये भाईचारा बनना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमने कहा ये ब्राह्मण और दलित का भाईचारा बनाने में क्या परेशानी। उनका बिल्कुल नहीं है, हम तो चाहते हैं, यही तो बाबा साहब चाहते थे, समतामूलक समाज बने और भाईचारा बने। तो हम लोग जब निकल पड़े तो सबने कहना शुरू कर दिया, अरे आप ये क्या कर रहे हैं। हर पार्टी के हमारे जो मिलने वाले थे उन्होंने कहा, अरे आप राजनीतिक नहीं हैं, आप तो वरिष्ठ अधिवक्ता थे, महाधिवक्ता थे, और आप अचानक से इसमें आ गए, आपको पता ही नहीं है। हमने क्या इसमें मैं गलती कर रहा हूँ। तो कहना शुरू किया कि अरे आपको मालूम है कोई ब्राह्मणों का नाम नहीं लेता मंच से, आप ब्राह्मण का नाम ले रहे हैं मंच से खड़े, क्या कर रहे हैं आप। तो हमने इसमें कोई पाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बोले नहीं, आप देखिए कि किसी भी पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए। हमको इतिहास बताया लोगों ने, कहा इतिहास उठा के देख लीजिए, बड़ी से बड़ी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, किसी ने भी कभी अपने मंच में ब्राह्मण समाज का नाम लिख करके और अपने झंडे के नीचे मीटिंग नहीं करी। आप कर रहे हैं। तो हमने कहा हम कर रहे हैं, अगर हो सकता है इससे आप कह रहे हैं आपको हमें नुकसान होगा तो नुकसान होगा। तो ये बात तो हम अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बता चुके कि आप सोच लीजिए, हम शुरू करने आए। तो उनका कि नफ़ा नुकसान आप मेरे ऊपर छोड़िए, लेकिन चूंकि इसके पीछे एक उद्देश्य है कि जो दुराव है, जो आपस में लोगों ने फैला रखा है, उसको एक डिवीज़न करने की कोशिश की, आप उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप खुल के जाइए और हमें पूरा छूट है आपके साथ। और आपने देखा उसके बाद 2007 में जब पूरा ब्राह्मण समाज भाईचारा बना के दलित समाज के साथ निकल पड़ा तो लोगों को परेशानी होने लगी। लेकिन फिर भी मीडिया जो है उस समय भी यही कहता रहा, अरे 35 सीटें पाएंगे। आप उठा के देख लीजिए पुराने उस समय के वो जो एग्जिट पोल और प्री पोल और ये सब होते हैं, 35 सीटें पाएंगे। एक मीडिया कोई था, उसका ग्रुप का नाम याद मालूम हुई होता, नाम ना लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं इनकी 47 सीटें आएंगी। 35 लोग आंकड़ा गलत लगा रहे हैं, 47 आएंगी, कुछ माहौल बन रहा है, 47 आएंगी। तो ये मैक्सिमम था जो हमको दिया गया था। और जब रिजल्ट आया तो तब एक अचानक से बम फूट गया, अरे साहब ये क्या हो गया, सोशल इंजीनियरिंग, उसका नया नाम। हमने तो सोशल इंजीनियरिंग कभी नहीं कहा अपने मुंह से, हम तो भाईचारा की बात करते थे, हम तो सर्व समाज की बात करते थे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो हमारी पार्टी के नारा, उसकी बात करते थे। आप कह रहे हैं कि सर्वजन हिताय की बात करते थे। राजनीतिक टिप्पणीकारों का कहना है कि ये बीएसपी के लिए एक बड़ा स्विच था, क्योंकि बीएसपी की जब आप 80s के पैम्फलेट देखें या उस समय के कार्यकर्ताओं से बात करें, तब ठाकुर ब्राह्मण बनिया चोर बाकी सब हैं DS4, ये नारा लगता था।
अब मिशनरी वाले सफाई में कहते हैं कि हम चोर नहीं, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, ऐसी वो सफाई देते हैं। लोगों ने कहा तात्कालिक फायदा तो मिल गया, बसपा पहली बार और इकलौती बार अपने दम पर सत्ता में आई, 30% से ज़्यादा वोट मिला, 200 से ज़्यादा सीटें, स्पष्ट बहुमत। लेकिन उसके बाद से ये ब्राह्मणों को, सवर्णों को लाने के फेर में जो बहुजन समाज का कोर था, वोट के स्तर पर भी, नेताओं के स्तर पर भी, वो लगातार कमज़ोर हुआ और अपने तर्क के एवज में वो 2012, 14, 17, 19 के आंकड़े देते हैं। एक बात और कहते हैं, बसपा कमज़ोर हुई 2007 के बाद, सतीश चंद्र मिश्रा मजबूत हुए, और जब सतीश चंद्र मिश्रा मजबूत हुए तो जो बसपा के परंपरागत नेता थे वो लगातार पार्टी छोड़कर जाते रहे, और ये सिलसिला चुनाव के ऐलान के पहले तक चला, जब राम अचल राजभर और लाल वर्मा ने इस्तीफा दिया। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, ये तो बड़ी अजीब सी बात है जी। 17 वर्षों से उत्तर प्रदेश में तो कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनी नहीं थी जी। 2007 के पहले 17 वर्ष जी। और कभी 1.5 साल की सरकार, कभी 2 साल की सरकार, कभी 3 साल की बहुत हो गई तो सरकार चली, और तोड़ फोड़ की सरकार, इसी तरह सरकार चलती रही। पूर्ण बहुमत की तो कोई सरकार बनी नहीं। जी। जब बहुजन समाज पार्टी के साथ में जो 14% ब्राह्मण समाज है, जिसको हम 14% कहते हैं, ये लोग कहते हैं 12% है, हम 16% कहते हैं, ये 14 मानते हैं, और ये लोग जब मिल करके और बहुजन समाज के साथ में जो पहले से ही काफ़ी बड़ी संख्या में उसके साथ में जुड़ गया तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। जी। सरकार बनने के बाद इतनी मजबूत सरकार तो कभी रही नहीं। 5 साल में जो मजबूती के तहत में बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में एक बदलाव किया पूरा विकास का, वो भी लोगों ने देखा। लेकिन उसके बाद ये कहना कि 12 में कमज़ोर हो गई, इस वजह से कमज़ोर हो गई, 12 में कहाँ कमज़ोर हो गई? 12 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो उनके 29.5% वोट थे, हमारे 29% वोट थे, तो हम कहाँ से कमज़ोर हो गए? हमारे साथ फिर भी सब लोग थे, लेकिन हाँ, कुछ लोग भटक गए, कुछ लोग चले गए। 0.5% के वोट्स को अगर ये कहते हैं कि हम नीचे चले गए बहुत, तो बात अलग है। हमारा वोट जो नंबर ऑफ द वोट है वो भी आगे बढ़ा, उसके बाद भी हम बढ़ के आगे गए। तो उसके बाद ये, और लगभग 150 सीटों के ऊपर हम लोग थोड़े थोड़े वोटों से हारे, 200 के ऊपर हम नंबर 2 पे आए, 250 सीटों पे। तो हम कमज़ोर कहीं से नहीं हुए। और जो दलित समाज का वोट है, वो वोट तो तटस्थ तब भी था, 12 में भी था, 14 में भी था, 17 में भी था, 19 में भी था। अगर 14 में नहीं होता तो आप ये बताइए कि 14 में 2,62,00,000 वोट अगर पड़े बहुजन समाज पार्टी को, तो कहाँ से आए? और तीसरे नंबर की पार्टी पूरे देश में, आप वोट से अगर कहीं चुनाव हो रहे होते, वोट के नंबरों से, तो आप तीसरे नंबर की लार्जेस्ट पार्टी जो वोट शेयर में थी वो बहुजन समाज पार्टी ऑल ओवर द कंट्री थी, पूरी कंट्री में। और 17 में भी हमारा और उनका वोट समाजवादी पार्टी तो लगभग बराबर रहा, बल्कि हम थोड़ा आगे रहे। और समाजवादी पार्टी जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ 19 में, हमारी 12 सीटें थी, 2 सीटें तो 110 वोटों से 1000 वोट से हरवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जो भी तरीका निकाला हरवाया, वरना 12 सीटों पे तो हम जीत ही गए थे, डिक्लेयर्ड थे। और बाकी कितनी सीटों में नंबर 2 पे थे? आप विधानसभा में देख लीजिए, 12 में देख लीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो पहला फेज है, आप हमारी जो सीटें थी 25 सीटें हम जीते थे, और समाजवादी पार्टी जिसने सरकार बनाई थी वो आधी सीटें जीती थी हमसे, और हम 30 सीटों में नंबर 2 पे थे, वो 15 सीटों पे नंबर 2 पे थे। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत थोड़ी सीटों पे थी। 17 में भी यही सिचुएशन थी। 17 में हम जो थे लगभग 30 सीटों में नंबर 2 थे, 15 में समाजवादी पार्टी नंबर 2 थी, थोड़े थोड़े वोटों से। और बाकी अगर आप फेज वाइज भी देख लें, पूरे उत्तर प्रदेश को देख लें, तो अभी भी पूरा हर लेवल पे बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है, वो कोर वोट कभी 1% भी इधर से उधर नहीं खिसका। जिनकी बात आप कर रहे हैं
जिनको बल्कि अब की बार तो और तटस्थ हो गया है, अब की बार तो इतना तटस्थ हो गया है। जिस तरीके से हम जिन मीटिंगों में गए हैं पूरे प्रदेश में और जहाँ जहाँ गए हैं और रिजर्व सीटों में गए हैं, तो जहाँ पर रिजर्व सीटों में सर्व समाज के लोगों ने तय करा है, संकल्प लिया कि हम रिजर्व कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे बहुजन समाज पार्टी के। चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे जैसे कि 2007 में मिले थे। साथ में आपको एक चीज़ और बता दें, एक आंकड़ा और दे दें आपको जी। साथ में जब ब्राह्मण समाज और भाईचारा बना करके बीएसपी के साथ जुड़ा था तो उसका इफेक्ट जानते हैं क्या हुआ था? इफेक्ट ये हुआ था, उसके पहले हर बार 16 सीटें या 15 सीटें ऐसे हम लोग जीतते थे रिजर्व सीटों पे, लेकिन जब भाईचारा बना तो हम लोग 16 से जंप करके 62 सीटों पे पहुंचे थे। 62 रिजर्व सीटें जीते थे आउट ऑफ 84। अब की बार 86 सीटें हैं और 86 सीटों में कौन सी सीट हम हारेंगे ये हम लोग खुद नहीं देख पा रहे हैं कि अब की बार कौन सी सीट हारेंगे। और जो ये लोग, आपने एक प्रश्न और किया कि वो जो छोड़ के चले गए और बड़े नेता चले गए, कौन लोग चले गए? जो लोग जो अपने स्वार्थ में गए, अपने उसमें गए और उनको कुछ समझ में नहीं आता तो सतीश मिश्रा समझ में आते हैं। सतीश मिश्रा वो बोलते हैं सतीश मिश्रा एंड कंपनी। सतीश मिश्रा वहीं बैठे हुए हैं। सतीश मिश्रा उनमें से स्वार्थी नहीं है। सतीश मिश्रा को आज हम कुछ भी ना रहे तब भी हम बहुजन समाज पार्टी के साथ में जीवन भर रहेंगे, ये उनको मालूम है। हमको जितना भी कोशिश कर ले कोई भी पार्टी हिलने डुलने वाले नहीं, ये भी उनको मालूम है। लेकिन इन लोगों के साथ में क्या स्वार्थ? चुनाव हो रहा था राज्यसभा का, किसने उनको सलाह दी थी? हमने कहा था कि आप जो एमएलएज निकाले गए पार्टी से, क्यों निकाले गए? इसलिए निकाले गए कि उन्होंने जाकर के एक जो रिजर्व हमारे शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति और जिसको राज्यसभा में चुनाव लड़ा रहे थे, तो उसके खिलाफ जाकर के आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में ओपनली जाके खड़े हो गए समाजवादी पार्टी के कहने से। तो उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी पार्टी और हमारी पार्टी की मुखिया कहेंगी नहीं नहीं बड़ा अच्छा काम किया, तुम हमारे साथ बने रहो? तो ऐसे लोगों को तो बाहर का रास्ता दिखाया ही जाएगा, और नहीं इनको तो दिखाना पड़ेगा और दिखाना भी चाहिए। क्योंकि अगर जो पार्टी को धोखा दे रहा है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में दे रहा है, क्या इंटरेस्ट उसका डेवलप हुआ वो तो वही बताएंगे, तो उनको तो बाहर का रास्ता दिखना जरूरी है और दिखाया जाएगा, हमेशा दिखाया जाएगा, नाम किसी का भी वो ले लें। अच्छा, आप तमाम आंकड़ों की बात कर रहे थे तो मुझे एक आंकड़े पे मुझे लगा शायद मेरी जानकारी गलत है, तो मैंने चेक किया। 2012 में आपको 25.91% वोट मिला था। 28 नहीं, आप उनको देख लीजिए कितना मिला था समाजवादी पार्टी को। 29 पॉइंट समथिंग मिला था, और आपकी जब सरकार बनी थी तब आपका 30% था। तो ये बात तो सब कहते हैं कि बीएसपी का वोट शेयर इस डाउनफॉल में भी 20% के ऊपर। तो कोर वोट हमारा, अच्छा, मतलब ये तो रिजल्ट निकल आया ना। हाँ, नहीं, ये जितना मिला कि हमारा जो कोर वोटर है, जिसको कि आप कह रहे थे कि ना, आपने प्रश्न यहीं से शुरू किया ना, कोर वोटर जो है, लोगों का आरोप है कि आपके फिर बाद में कोर वोटर जो है बहन जी के साथ कहा में कि उन नेताओं ने आरोप लगाया बहुजन समाज के, यही आरोप ये लगाते हैं कि वो वोट तो नहीं गया कहीं। इसके मतलब वो वोट तो वहीं तटस्थ रहा, वरना 25-26% वोट कहाँ से आ जाएगा अगर वो नहीं है साथ में? तो इसके मतलब वो साथ में हमारे, आप कह रहे हैं ये 20% कोर वोट है जो, ये तो वोट जो है वो कभी खिसका नहीं, ना कभी खिसकेगा, बल्कि अब की बार और बढ़ के आएगा, आप देखिएगा। अच्छा। और अब की तो ब्राह्मण जुड़ गया है 100%। बीच में ये ब्राह्मण 2012, 14, 17, 19 में कहाँ चला गया था? ब्राह्मण तो था ही। ब्राह्मण को लगा कि अगर ब्राह्मण नहीं होता तो हम लोग 25-26% कहाँ से पहुंच जाते। लेकिन ये है कि ये भी सही है कि हाँ, उतनी ताकत के साथ में नहीं आया था। इस पर भी एक थ्योरी है, 17 में भटक गया, ने कहा भगवान के नाम पे, राम के नाम पे। लोगों ने कहा सतीश चंद्र मिश्रा अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन बसपा की ताकत अलग अलग इलाकों के अलग अलग नेता थे, जैसे रामवीर उपाध्याय, ब्रजेश पाठक, राकेश धर त्रिपाठी, लेकिन उन सब के ऊपर सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया। ये सारे नेता चले गए और इसलिए अब बसपा की ब्राह्मणों में पैठ नहीं बचे। ये तो आपकी पता लग जाएगा क्या हो रहा है। और इसके पहले आपने देख ही लिया ब्राह्मणों के साथ में क्या हुआ था। और अब की बार की सरकार में अगर ऐसा नहीं है, अगर ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के साथ में इकट्ठा होकर के नहीं आ रहा है, तो इनको भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्यों हो रही है? एक तरफ तो आपने 500 ब्राह्मण की हत्याएं हो गई, 100 से ज़्यादा शूट आउट हो गए, तो कहते हैं वो सब तो माफिया लोग थे इसलिए मर गए।
लेकिन ब्राह्मण अगर आपसे नाराज नहीं है, ब्राह्मण अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ में नहीं आ रहा, अगर ब्राह्मण ये याद नहीं कर रहा कि 2007 में बहन मायावती जी ने उनको कितना मान सम्मान दिया था, चाहे वो 35 उन्होंने बनाए मंत्री दर्जा दे करके चेयरमैन बनाए, 15 कैबिनेट मंत्रालय देने का काम किया हो, 1 दर्जन से ज़्यादा MLC ब्राह्मण समाज के बनाए हों, 4000 से ज़्यादा ब्राह्मण वकील बनाए हों, ये सारी चीज़ें, और राज्यसभा भेजा हो, वहाँ का लीडर बनाया, लोकसभा में बनाने का काम किया, विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी तब। लोकसभा में जिनको लीडर बनाया रितेश पांडे, उनके पिताजी भी चले गए सभा में। तो देखिए, ऐसे तो अभी मौर्य जी को देख लीजिए क्या हो रहा है। तो इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते कि, तो हम बता तो रहे, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसको कि स्वयं के लाभ के लिए कुछ दूसरी चीज़ दिखती है और वहाँ जाने की बात करता है, रितेश पांडे तो नहीं गए। रितेश पांडे तो आज भी हम लोगों के साथ में है। और कहा यह भी जा रहा है सतीश जी कि बसपा के कुछ सांसद भाजपा के भी संपर्क में हैं। आपके पास भी जानकारी है? नहीं, देखिए ऐसा, ये सब बातें तो हमेशा कही जाती हैं और लोग कहने का काम करते हैं। विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर वाला मामला है ये हमेशा जो है, देखिए क्या हुआ था 2003 में, क्या हुआ था 2003 में 37 MLA हमारे गए थे। तो 37 MLA कौन लेके गया? तो भारतीय जनता पार्टी तो लेके गई थी, और लेकर के किसकी सरकार बनवाई थी? समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई थी। तो ये आया राम गया राम तो तब तक चलता रहेगा जब तक 10th शेड्यूल का अमेंडमेंट नहीं होगा। और 10th शेड्यूल का अमेंडमेंट सरकार कभी भी कोई नहीं करेगी। हम इसकी आवाज़ एक बार नहीं कई बार उठा चुके हैं। हमने तो चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में 30 वकील भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ जो खड़े किए गए थे, शीर्षस्थ वकील थे, हम तो अकेले थे उनके खिलाफ में। लेकिन वो बात दूसरी है कि 5 जजेस ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने निर्णय हमारे फेवर में दिया। लेकिन एक बार नहीं, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी सजेस्ट किया कि आप इसको अमेंड करिए, और अमेंडमेंट भी तभी होगा जब सर्वोच्च न्यायालय खुद अपने संज्ञान में एक बार लेकर के। सरकार नहीं करेगी, आपको सरकार कभी कुछ नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट को खुद इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि जिस दिन आप छोड़ेंगे उसी सेकंड आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये सब बंद हो जाएगा। कोर्ट और वकील का जिक्र किया तो मुझे वो बरस याद आ गया जब सतीश चंद्र मिश्रा वकील का चोंगा पहन के खड़े थे भाजपा के पक्ष में। ये जगदम्बिका पाल वाला प्रकरण था? नहीं, जगदम्बिका पाल का प्रकरण नहीं था। मैं आपको बता दूं, बताइए। देखिए 2002 में हमको बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता बनाया, एडवोकेट जनरल। उसके पहले मैं चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ यूपी रहा, 98-99 सीनियर एडवोकेट डिक्लेयर्ड रहा, सब कुछ रहा, और यंगेस्ट एज में चेयरमैन बार काउंसिल। पिताजी आपके जज रहे, जस्टिस त्रिवेणी साहब मिश्रा, चीफ जस्टिस से चीफ जस्टिस रहे, वो लोकायुक्त भी रहे। हमारे जो सीनियर थे हमारे, जिनके अंदर हमने वकालत शुरू की थी, जस्टिस, वो भी बाद में हाई कोर्ट जज हुए, जस्टिस KN मिश्रा। हमारे सगे बड़े भाई विनोद मिश्रा जी, जस्टिस विनोद मिश्रा बने, वो भी वकालत से जज बने। तो हमारा तो परिवार ही पूरा उसमें वकालत के पेशे में था। हम लोग जुडिशरी का ताकतवर परिवार। हम लोगों को, हमारे परिवार में लगभग आज भी करीब 30 के ज़्यादा वकील हैं। हमारा लड़का पिछले 12-13 वर्षों से कपिल मिश्रा, इसीलिए मैंने कहा ना, लोग कहते हैं जुडिशरी का ताकतवर परिवार। नहीं, देखिए ताकतवर परिवार नहीं, हम लोगों का प्रोफेशनल यही रहा। हमारे ग्रैंडफादर भी, हमारे फादर नीचे से ऊपर से चला आ रहा है हम लोग प्रोफेशन में। तो एज अ प्रोफेशन आपको ये हम बता दें कि जब तक राजनीति में हमको बहन मायावती जी नहीं लाई, महाधिवक्ता बनाया, तब तक राजनीति में हम नहीं आए। महाधिवक्ता के बाद जब हमने इस्तीफा दिया उनके साथ में, तब वो राजनीति में लेके आए। उसके पहले तो हम एक वकील थे, और वकील की हैसियत से हम किसके वकील होते थे? आप, हमारा वकालत का, हम हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर लगभग 20 वर्षों तक राजनीति में आने के पहले वकालत में पूरे यूपी में रहे। लेकिन रोज लगभग 100 मुकदमे लगते थे अदालत में, 90 से 100 मुकदमे लगते थे। लोग कहते हैं वकील साहब से मिलने का भी पैसा लगता था, इतने महंगे वकील थे। तो लेकिन क्या है कि देखिए उस समय हम वकील थे। हाँ। और हम सरकारी वकील कभी नहीं रहे। हमको जो है हमेशा जो भी पार्टी या जो भी अगर पॉलिटिकल कोई मामला होता था या कुछ भी होता तो विपक्ष में जो लोग होते थे या उनके ऊपर एक्शन गवर्नमेंट ने कोई लिया तो वो मेरे पास आते थे। उधर से तो सब लोग खड़े ही होते थे। वो मामला आया था आपके पास जब रमेश भंडारी ने जगदम्बिका पाल को शपथ दिलाई? रमेश भंडारी ने जब प्रेसिडेंट रूल लगाया था जी,
तो जब प्रेसिडेंट रूल लगाया था तो हमें इन लोगों ने एंगेज किया था, सही बात है, और हमने आर्गुमेंट्स किए थे, 3 जजेस के सामने बहस हुई थी, और रात में कोर्ट खुला और कोर्ट ने हमारे फेवर में निर्णय दिया, और निर्णय दे करके उन्होंने प्रेसिडेंट रूल को क्वैश किया था, और रोमेश भंडारी जी के ऊपर मतलब एज ए गवर्नर उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें स्ट्रिक्चर्स भी हुए थे। लेकिन रात में कोर्ट खुली थी, रात में वो तो दूसरा प्रकरण, उसके बाद वाला उसमें नहीं, हम उसमें नहीं थे। उसके पहले वाला जब प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था यहाँ पर, तो प्रेसिडेंट रूल को क्वैश करवाने का काम हमने किया था, और उसमें श्री लालजी टंडन जी पेटिशनर थे जी। लालजी टंडन, जगदम्बा पाल नहीं, लालजी टंडन नहीं, जी। जगदम्बा पाल वाला तो वो जो एक दिन का हाँ, वो तो प्रकरण हुआ था। वो तो दूसरा था, ये पेटिशनर थे, और प्रेसिडेंट रूल क्वैश हुआ था, और क्वैश होने के बाद में सरकार रिस्टोर भी हुई थी। तो लेकिन हम बता तो रहे हैं, प्रोफेशनल एज अ लॉयर, और लोगों ने कहा कि भाजपा में सतीश चंद्र मिश्रा की पैठ और बढ़ गई थी। देखिए, हमारे उसके पहले हमने कांग्रेस प्रमोद तिवारी जी को उनके सिक्योरिटी का मसला था, उनके घर का मसला था, सब था, हमारे पास रात में आए थे, हम लोग सुबह उनको स्टे ऑर्डर बहस करके और करके दिलाने का काम किया था। हमने समाजवादी पार्टी के बहुत सारे जो उनके पॉलिटिकल मुकदमे छोड़ करके और भी मुकदमे थे, तो उन पॉलिटिकल मुकदमे नहीं आए मेरे पास कभी, लेकिन उनके और मुकदमे तरह तरह के उनके लोगों के थे, वो मैंने बहस की। किस तरह के मुकदमे थे? इन कोऑपरेटिव के थे, और थे इस तरह के, यादव जी के, हाँ, तरह तरह के, इस तरह के बहुत से लोग थे, खाली वही नहीं, बहुत से लोग थे। उन्हीं दिनों के संबंध है सब पार्टियों में सतीश चंद्र मिश्रा? संबंध नहीं, एज अ लॉयर, एज अ वकील तो हम सभी के साथ में रहे, लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये सारी पार्टियां पावर में जब आई, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि सतीश मिश्रा ने हमारे ये मुकदमे किए, ये किए, इनको हम जो है अपनी महाधिवक्ता बनाने का काम करें। लेकिन बहन मायावती जी ने, वो मायावती जी ने, बहन मायावती जी, आपको ये भी हम राज्यसभा भी भेज दिया, ये भी राज्यसभा तो बात की बात है, हम आपको ये भी खुलासा कर दें कि बहन मायावती जी ने कभी भी कोई मुकदमा मुझसे नहीं कराया था, ना बहुजन समाज पार्टी का कोई मुकदमा मैंने किया तब तक जब उन्होंने महाधिवक्ता। कैसे हुआ ये, जरा हमको प्रोसेस बताइए। क्या मैं, कई दर्शकों की ना बड़ी उत्सुकता होती है कि ये जो बड़े और ताकतवर नेता होते हैं, इनके आपसी संवाद कैसे होते हैं? मतलब क्या आप चैम्बर में बैठे थे, कोई उनका संदेशवाहक आया कि बहन जी मिलना चाहती हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, हम जैसा मैंने बताया बहुत बिजी थे उस समय, रोज 50 की संख्या मुकदमे लगते थे। हमारे पास प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था उत्तर प्रदेश में, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी 2002 में, और हमको जो है हम उस बार प्रेसिडेंट की तरफ से हमको उन्होंने एंगेज किया था कि प्रेसिडेंट रूल जो हमने लगाया उसको आप सपोर्ट करिए, उसको डिफेंड करिए। पिटीशन फाइल हो गई थी उसको चैलेंज करते हुए, तो हम उनको डिफेंड कर रहे थे, और कोर्ट, हमारे पास ये मैसेज आया कि हमको बहन मायावती जी बात करना चाहिए। तो मुझे नेचुरल मुझे लगा कि इनका अभी तक कोई मुकदमा नहीं हुआ, ना इनकी पार्टी का मुकदमा किया, हो सकता कोई मसला हो। तो आपकी पहली मुलाकात? तो पहली मुलाकात मेरी हुई और उनसे बात हुई, तो हमने इसीलिए पूछा भी कि हमने कहा कि कोई कौन सा मैटर है, क्या है, बताएं आप। तो उन्होंने छूटते ही कहा हमारा कोई ना पर्सनल केस है, ना हमारी पार्टी कोई केस है, और हमने तो अब हमारी सरकार हो सकता है बन जाए। तो हमने कहा कि तो बहुत अच्छी बात, हमारा एक मुकदमा, हम फ्री हो जाएंगे प्रेसिडेंट रूल वाले मुकदमे से जो हम डिफेंड कर रहे हैं, और सरकार बन जाएगी, बधाई हो। तो उन्होंने कहा लेकिन हम आपको मुकदमे अपना नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम आपको बहुत से मुकदमे देना चाहते हैं। तो तब उन्होंने हमको कहा कि मैं आपको महाधिवक्ता बनाना चाहती हूँ। तो मुझे फैक्ट है, मुझे थोड़ा सरप्राइज लगा, मुझे ये लगा के जरिए मुलाकात? नहीं, उन्होंने हमारे पास कोई व्यक्ति आया था जिन्होंने डायरेक्टली, पीएल पुनिया तो यही दावा कर रहे थे। नहीं, हमारे पास वो, उन्होंने ये बात नहीं कही थी, उनका कोई मैसेज बोले हमारे, तो हम तो कोर्ट में थे, कोर्ट में कोई आया था, कोर्ट में आकर के उन्होंने हमसे कहा कि आपको बात करानी है। तो लंच के टाइम पे हमारी बात हुई थी, हमें याद, कौन आया था हमें याद नहीं आ रहा, पर कोई जानने वाला था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको महाधिवक्ता बनाना चाहते हैं। तो मैंने बल्कि उनसे पूछा भी कि महाधिवक्ता तो व्यक्ति को बनाया जाता है जो कि बहुत आपके साथ में रहा हो, जुड़ा हो, केसेस किए हो, ये मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि यह आंसर, तो ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया कि अगर हम बनाना चाहते हैं, हमने आपके बारे में सब पता लगा लिया है, हम एक अच्छे वकील को रखना चाहते हैं, हम आपको रख रहे हैं। तो हमने ठीक है, फिर उन्होंने महाधिवक्ता बनाया मुझको, मैं उनके साथ में रहा। और ये भी सही बात है कि उसके बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया
तो हमने भी इस्तीफा दिया। हमारा जो रिजिग्नेशन था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ लगभग 15 दिनों तक। और क्या कहा मुलायम सिंह यादव? उन्होंने कहा कि आप कंटिन्यू करिए, आप तो उनसे भी आपके संबंध थे पुराने, आप तो प्रोफेशनल हैं, आपने तो मुकदमे हम लोगों के भी तरह तरह के किए हैं और सभी के, तो आप तो वकील हैं। तो हमने वो सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% आप सही कह रहे हैं, हमने सबके मुकदमे किए हैं, जब हम एज ए लॉयर की हैसियत से जो आए सबके किए। लेकिन बहन मायावती जी का हमने कोई मुकदमा नहीं किया था, बीएसपी का कोई मुकदमा नहीं किया था। उन्होंने उसके बावजूद हमको बुला करके महाधिवक्ता बनाया और चेयरमैन बार काउंसिल, हम पहले, दूसरी पोस्ट खाली वकील के लिए यही हो सकती है प्रेस्टिजियस, तो हमको उन्होंने ये प्रेस्टीज दी, हमारा सम्मान बढ़ाने का काम किया और हमको रिकग्नाइज किया अगर उन्होंने कि हम इस लायक हैं कि महाधिवक्ता हमको बनाने का काम किया। तो कम से कम अब हम उनके विरोध में नहीं खड़े हो सकते किसी भी मसले में, किसी भी स्टेज पे हम उनके साथ में खड़े हो सकते हैं, उनको डिफेंड करने के लिए खड़े हो सकते हैं। लेकिन आप जब मुख्यमंत्री बनेंगे, आप बन गए, क्या आप तब तक बसपा के मेंबर बन चुके थे? नहीं नहीं, लोगों ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को इसलिए मना कर दिया सतीश चंद्र मिश्रा ने क्योंकि तब तक राज्यसभा का ऑफर भी बहन जी की तरफ से आ गया था। वो तो बहुत बात की बात है। हमने तो महाधिवक्ता इस्तीफा देने के बाद, कहाँ से महाधिवक्ता के बाद तो कोई राज्यसभा की सीट भी नहीं कोई थी उस समय, दूर दूर तक 6 महीने 8 महीने तक, तो उसका सवाल ही नहीं उठता। ना मैंने कभी सोचा था कि मैं इसमें राजनीति में आऊँगा। तो फिर जब पहला ऑफर आया राजनीति का, जब उन्होंने तो बताया उन्होंने उसके बाद मैं उनके साथ में खड़ा हूँ, मैंने मना कर दिया, मैंने इस्तीफा अपना एक्सेप्ट करवाया और जो सोचा था वैसे ही हुआ। उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, उनके ऊपर ये हुआ और मैंने उनको डिफेंड करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने रेड कराई, ये किया, उसके बाद में उसको कांग्रेस पार्टी ने आगे चलाने का काम किया। यहाँ लोकल लेवल में यूपी में समाजवादी पार्टी की तरफ से सब तरह तरह की चीज़ें हुई, लेकिन हम उनके साथ में खड़े हुए और खड़े होकर के हमने उनको डिफेंड किया। डिफेंड करने के साथ में अच्छी बात ये, हमें खुशी की बात हमें लगती है कि एक भी मुकदमे में किसी को भी पूरी ताकत लगाने के बाद भी कहीं सफलता नहीं मिली। हर मुकदमे में बहन मायावती जी को क्लीन चिट यहाँ से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मिली। सैकड़ों की संख्या में उनके और परिवार के बारे में मुकदमे किए। क्या आप ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि आय से अधिक संपत्ति का एक भी मामला नहीं, नॉट इवन अ सिंगल नया पैसा, एक नया पैसा नहीं, सब में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है? बिल्कुल 100%। ये मामला अभी भी विचाराधीन है। एक भी नहीं, नॉट इवन वन, सब में क्लीन चिट है, टोटल क्लीन चिट है हर नए पैसे की, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे कहीं की बात हो, सब एवरीथिंग इज क्लीन, कहीं पर भी नहीं। यही तो कह रहे हैं कि लोग कहने के लिए जो भी कहते रहे, लोग तरह तरह की बातें उड़ाते रहे बगैर जाने हुए। तो ऐसी स्थिति में बाद में फिर वो हमको राज्यसभा लेके आई और राज्यसभा लाने के पहले उन्होंने हमको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। जब राष्ट्रीय महासचिव बनाया तब अनाउंसमेंट हुआ, हमको बुलाया गया पार्टी ऑफिस में, तब अनाउंस हुआ। हमने भी सुना तब कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है। उसके बाद राज्यसभा के बारे में भी हमको तभी पता लगा जब उन्होंने पार्टी ऑफिस में बुला करके सबको बुलाया था, हमें बुलाया था, वहाँ अनाउंस किया। तो हमारा देखिए ऐसा है ना कि हमारी जिस पार्टी और जिस पार्टी की मुखिया ने हमको सम्मान दिया, हमारे परिवार को भी सम्मान मिला, हमको मिला। परिवार को तो लोग कहते हैं भरपूर सम्मान मिला। सतीश चंद्र मिश्रा ताकतवर महासचिव, आभा अग्निहोत्री जी आपकी बहन है? हाँ है। राज्य महिला आयोग की मुखिया रही जी। दिव्या मिश्रा आपके रिश्तेदार हैं? दिव्या मिश्रा, हाँ। राज्य समाज कल्याण बोर्ड में अनिल मिश्रा आपके रिश्तेदार? जी। अनंत मिश्रा अंटू आपके रिश्तेदार? अनंत मिश्रा तो हमसे पहले से राजनीति में थे। कभी अनंत चुनाव मिश्रा नहीं तो जीते चुनाव थे। 3 बार लड़े थे और कभी चुनाव नहीं जीते थे। आपके आते ही विधायक भी बन गए, स्वास्थ्य मंत्री भी बन गए। जीतने की बात दूसरी, वो समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी ने जब मिल के चुनाव लड़ा था जी, जब मान्यवर काशीराम जी थे और मुलायम सिंह जी ने गोविंदनगर की सीट से लड़ा था, तो अंटू मिश्रा को लड़वाया गया था जनरलगंज की सीट से। अच्छा, पहला चुनाव। तो अच्छा, वहां से तो वीरेंद्र दुबे लड़े थे। तो वो तब से जो है वो अंटू मिश्रा तब से राजनीति में भी हैं, उसके पहले भी छात्र जीवन से राजनीति में थे। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा के हाथ रखने के बाद उनके सियासी सितारे चमक उठे। देखिए ये किसी के हाथ रखने से नहीं होता है, ये ईश्वर के उससे होता है। और जितने भी नाम आप बताएं, जो भी कहेंगे, वो नाम जितने भी आपके होंगे लिस्ट में, वो आप ये भी समझ लीजिए कि उनमें से वही लोग हैं जो इनमें से वो पोस्टें हैं जिन पोस्टों पे किसी में भी एक क्वालिफिकेशन के हिसाब से
व्यक्ति अपॉइंट हो सकता था, तो उसमें बहन मायावती जी ने स्वयं निर्णय लेकर के और अपॉइंटमेंट करने का काम किया। जहाँ पॉलिटिकल पोस्टें थीं वहाँ पर वहाँ किसी को नहीं, हम लोगों के यहाँ से कोई गया। जहाँ पर इस तरह की पोस्टें थीं जो कि एक अलग डिपार्टमेंट की तरह की थी, उसमें उन्होंने उनको करने का काम किया और उन लोगों ने पूरी ईमानदारी से वहाँ पर काम भी किया। और न पहले उतना उस तरह का काम हुआ, न बाद में हुआ, ये भी है। और इसीलिए इस बार जो आपने देखा होगा कि मैंने खुद भी कहा, लोगों ने कहा कि क्या कपिल मिश्रा चुनाव लड़ेंगे, क्या आपकी पत्नी पूरे प्रदेश में महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही हैं, क्या वो चुनाव लड़ेंगी? तो इसीलिए स्पष्ट लोगों को, जिससे कोई गलतफहमी ना पैदा होने लगे और लगने लगे, तो ये स्पष्ट रूप से कहा कि ना ये चुनाव लड़ेंगे, ना वो हमारी पत्नी चुनाव लड़ने जा रही हैं, ना कोई पोस्ट हम लोग लेने जा रहे हैं, ना हमारे किसी रिश्तेदार को कोई पोस्ट लेनी है, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी। अच्छा, दो नेता हैं, अभी हमने बड़ा बात की कि कौन लोग छोड़ के गया। कई लोग कह रहे हैं कुछ लोग आना भी चाहते हैं, तो मैं जो आना चाहते हैं उन पे आपकी राय जानना चाहता हूँ। सहारनपुर के एक नेता हैं इमरान मसूद, अलग अलग पार्टियों में रहे, कुछ वर्षों से कांग्रेस में थे, सपा में आए। अब कहा जा रहा है कि साहब उनको और मसूद अख्तर को टिकट नहीं मिला और हो सकता है कि वो हाथी की सवारी करें। इमरान मसूद का संदेश आ गया आपके पास? देखिए, इमरान मसूद साहब जो थे कांग्रेस में थे, कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में गए। हम लोगों की पार्टी में उनके जो सगे भाई हैं और शायद ट्विन ब्रदर हैं, कौन है जी, हाँ, तो सगे भाई जो हैं, गंगो से आपने टिकट भी दे दिया। उन्होंने पार्टी हमारी ज्वाइन की, हमने उनको टिकट भी दिया गंगो से। वो चुनाव के मैदान में लड़ रहे हैं और हम लोगों ने टिकटों का अनाउंसमेंट भी कर दिया पूरे उस फर्स्ट फेज में। बसपा तो पहले भी अनाउंस करके टिकट बदल चुकी है। नहीं, कितने उदाहरण हैं? जो टिकट आपको अनाउंस करे हैं कल बहन मायावती जी ने और जो लिस्ट जारी की है वो फाइनल है। तो इसलिए हमें जिसको टिकट देना था, जिसको करना था, वो तो अब इमरान मसूद साहब तो समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछें कि उन्होंने उनको किस लिए लिया था और वो किस लिए वहाँ गए थे। तो ये तो आपकी पार्टी में आना चाहेंगे तो आप ले लेंगे? देखिए, हमारी पार्टी में तो अब इस समय तो जो हम लोगों को टिकट देना था, करना था, वो तो हम लोग कर चुके और हमारी पार्टी को जिसको लेना था उसको ले चुकी। अब इस समय हमारी पार्टी में ये नहीं है कि तुम छोड़ के आ जाओ या तुम आ जाओ, इस समय वो स्टेज नहीं है हमारी पार्टी में। अब की बार आपने देखा है कि लोगों ने तो 2 दिन पहले तक एक भी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की थी। हम लोग 300 से ज़्यादा घोषणा कर चुके थे और वहीं जा के उसी ज़िले में, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मीटिंग करके दसियों हज़ार लोगों के बीच में घोषणाएं की। तो हम तो अब की बार बहन मायावती जी एक सीट पे पूरे प्रदेश, उनसे ज़्यादा तो कोई सीट के बारे में जानता नहीं, ना उनसे ज़्यादा कोई हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में जानकारी रखता है पूरे प्रदेश का कोई भी नेता हो। और वो हर सीट पे खुद निर्णय लेकर के, खुद सारी चीज़ें देख करके कि कौन व्यक्ति जो है चुनाव जीतेगा भी और कौन व्यक्ति का क्या बैकग्राउंड है, कौन व्यक्ति को लोग एक्सेप्ट करेंगे और किस तरह के कैंडिडेट है, उसको ध्यान में रखते हुए वो अब की बार उन्होंने निर्णय लिया है। अब उसमें ये सिचुएशन। सतीश जी, एक बात बताइए, जैसे ही बीएसपी की लिस्ट आती है तो एक इल्ज़ाम है जिसको विरोधी रिवाइव करते हैं। इस दफ़ा एक वीडियो भी आया जो बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिसमें एक नेता थाने में फूट के रो रहे हैं, कह रहे मैं बर्बाद हो गया, 67 लाख रुपया लिया था बसपा नेता ने हमसे बसपा का टिकट दिलाने के लिए, हमारा पैसा वापस कराओ। और जितने नेता आपको छोड़ के गए हैं तो यही कहते हैं, यही इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये बसपा पे ही बार बार ये इल्ज़ाम क्यों लगता है कि मायावती जी पैसे लेके टिकट देती हैं? देखिए, जो ये नेता जब तक यहाँ पर रहे, एमएलए रहे, एमपी रहे, मंत्री रहे, तब तक कभी नहीं कहा उन्होंने कि हमने कोई पैसा दिया था। तब तक तो वो यही कहते रहे कि हम अपनी ताकत, हम इतने पॉपुलर हैं, हम इसलिए आए हैं और इसीलिए हम चुनाव भी जीत करके आए। जब वो पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से या अपने स्वयं के किसी लालच की वजह से जब वो पार्टी छोड़ने का काम करते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं,
तो उनसे ये कहलवाया जाता होगा, या वो खुद अपना बना करके वहाँ पर नंबर बढ़ाने के लिए कहते हैं, इस तरह के इल्ज़ाम लगाने का काम करते हैं। अगर इस तरह के इल्ज़ाम, अगर जो आदमी आ रहा है, जो आदमी जब चुनाव लड़ा था, तो तब क्यों नहीं बताते हैं कि आप क्या कर रहे थे? आज बताएं कि आप तब कितना दे करके आए थे, कैसे करके आए थे। तो चुनाव जब टिकट चाहिए होता है तब तो जी जान से कि मैं इतना पॉपुलर हूँ, मैं इतना ये हूँ, तब वो सब आंकड़ा लेकर के आते हैं दिखाने के लिए टिकट के लिए। और बाद में अगर टिकट नहीं मिलता है, या टिकट कट जाता है, या टिकट किसी दूसरे को, उनसे ज़्यादा मजबूत कोई व्यक्ति आ गया, उसको दिया गया, या वो उनको वहाँ पर टिकट देने के बाद वो कहते हैं उनसे ज़्यादा मजबूत नहीं, उनसे ज़्यादा बड़ी थैली लेके पहुंच देखिए गया। टिकट, ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन अगर वहाँ पर आपको टिकट दिया गया, आपको कैंडिडेट बना दिया गया, आप 3 महीने से आप कैंडिडेट हैं, या 2 महीने या 15 दिन से, और वहाँ पर आप अपने लोगों के, पब्लिक के बीच में अपनी पैठ नहीं बना पा रहे हैं, और लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो अगर उस समय ये डिसीजन ले करके कोई को चेंज करा गया, दूसरे व्यक्ति को लाया गया, तो पहली चीज़ छूटते ही तब कहने, अरे आप दिए थे तो आप बताते कि आपने क्यों दिए, कहाँ से दिए थे। तो ये तो सबसे आसान तरीका है कि आप इस तरह की बात कहना शुरू कर दिए। दूसरी पार्टी जिसमें आप जाना चाहते हैं, वो सबसे पहले आपसे कहते हैं ये बात कहो, जाके करके आओ, तब मेरे यहाँ आओ, अपनी पिछली पार्टी को डिस्क्रेडिट करो। करे। तो ये सब तो, इसका कोई इस तरह के जो चीज़ें हैं वो कहते रहते हैं, लेकिन इन नेताओं का क्या हश्र होता है ये भी आपने देखा है। जो छोड़ के जाते हैं उनका भी क्या हश्र हुआ, वो भी पूरी हिस्ट्री बीएसपी की। अकेले जाते हैं, अकेले जाने के बाद और पूरी उनका जो वोटर सपोर्टर जिसने उनको चुना था, वो सब वहीं बीएसपी में रहता है, और वो अकेले जाते हैं, उनके साथ में लोग नहीं जाते। यही इन लोगों के साथ में भी होगा। पर लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में विधायक चले गए, पहले भी और इस बार भी। 2017 में आपके जितने विधायक गए थे उसमें से ज़्यादातर को आपने निलंबित किया, पार्टी विरोधी गतिविधि, क्रॉस वोटिंग वगैरह, तो टिक क्यों नहीं पाते हैं? क्या नेतृत्व में भी तो कुछ कमी होगी, लोगों ने कहा, जो नहीं टिक पा रहे हैं विधायक? देखिए, अगर आप पार्टी विरोधी, जो मैंने पहले कहा, पार्टी विरोधी गतिविधि करते हैं आप, क्या बीएसपी आसान शिकार है तोड़फोड़ का? आपके 6 विधायक जीतते हैं राजस्थान में, 6 के 6, पहले भी अशोक गहलोत के पास चले गए, इस बार भी चले गए। इसीलिए तो हमने कहा ना कि ये देखिए, जब तक ये सेल्फिशनेस कि हमको मंत्री बन जाएंगे, हमको ये बना देंगे, हमको पैसा मिल जाएगा, हमको कुछ और हो जाएगा, हम तो इस लालच के, जो ये एक चीज़ है ना जिसको कि हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, जिसको अभी से नहीं, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, 10th शेड्यूल बना ही इसीलिए। ये खाली बीएसपी नहीं, न जाने कितनी जगह और पूरे देश में, तो ये 10th शेड्यूल बनाने का जो उद्देश्य था वही डिफीट होता जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, चंद्रशेखर रावण, लोग कहते हैं कि बसपा इस नाम को सुनते ही असहज हो जाती है कि एक उभरता हुआ दलित नेता है और वो मायावती जी की जो लेगेसी है उसको क्लेम कर रहा है। क्या चंद्रशेखर रावण के साथ कभी बसपा ने किसी भी स्तर पर संवाद की कोशिश की? कोई कम्युनिकेशन है आप लोगों के बीच? नहीं, किस चीज़ का संवाद उनसे करेंगे जब वो कह रहे हैं कि हम, उनसे किस बात का संवाद होगा? वो बहुजन, उनके जो लोग उनके साथ में जो कहते हैं मेरे साथ में आए थे, वो सब भी छोड़ गए उनको। आपने देखा उनके सारे जितने उन्होंने पार्टी बनाई थी, भीम आर्मी नाम से चलाया था, उसके सब लोगों ने तो बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 90% लोगों ने तो खाली जो हमारी ही मीटिंगें थी पूरे प्रदेश में, हर जिले के जिले में जा कर के सबसे ज़्यादा उनके जो कहने के लिए थे कि उनके साथ में, तो उन्होंने पार्टी को, पूर्व अध्यक्ष ने भी करा, सबने कर लिया आगे। आज उनकी स्थिति क्या हो गई है? आपने देखा ना कि वो आज कल के रोज़ किस तरह से वो दुखी होकर के खुद ही बयान दे रहे थे, रो रहे थे कि हमारी बेइज्जती कर दी, हमको 2 महीने से यहाँ लटका के रखा, बैठाल के रखा, और कह रहे हैं एक टिकट ले लो झुंझुने के नाम पे, और मिल भी नहीं रहे हैं। हाँ, वो यहाँ आए और बात भी नहीं कर रहे हैं। और मैं पढ़ा हुआ हूँ 10 बजे। पर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने किसी को फोन किया, हम 2 सीटें दे रहे थे, और फिर उसके बाद तो अब आप समझ सकते हैं कि आज के रोज देखिए, बहन मायावती जी और बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज जो दलित समाज है और लोग हैं जो पिछड़े, चंद्रशेखर रावण जैसे नेताओं की पिछड़े वर्ग समाज के लोग, ये लोग जो हैं आज सब लोग जो हैं बहन मायावती जी को देख रहे हैं कि उन्होंने कितनी संघर्ष किया, कितनी लड़ाई की, और कैसे आज उनके लिए आज भी तटस्थ खड़ी हुई हैं। और जो लोग खाली सेल्फ इंटरेस्ट में, उनको वो सोचते हैं कि मैं इनको कमज़ोर कर लूँगा,
बहन मायावती जी को कमज़ोर कर लेंगे। और इस नियत में आप दूसरी पार्टियों के साथ में या किसी के साथ में, किस पार्टी के साथ में आप जाना चाहते थे? आज कल आप कह रहे हैं साथ में, ये क्यों नहीं बताया उन्होंने कि उस पार्टी में हम जाना चाहते थे जिन्होंने मेरी आज बेइज्जती कर दी, और मैं उस समय भूल गया था कि ये तो वही पार्टी है जिसने कि संसद के अंदर रिजर्वेशन का बिल फाड़ा, जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल फड़वाने का काम ये किया। तो आप लोग भी 2019 में भूल गए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, आपने भी उसी सपा से गठजोड़ किया। यही नहीं, उन्होंने ये भी नहीं, उनको याद रहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 2000 उस समय फड़वाने का जो काम किया था उन्होंने मानवर काशीराम जी के नाम से जो यूनिवर्सिटी बनी थी उसको नाम बदलने का काम किया। उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे जो पार्क था उसका नाम बदलने का काम किया। उन्होंने 3 जिले जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष थे, 4 जिले, उनके नाम बदलने का काम किया। आते ही उन्होंने स्कॉलरशिप ख़त्म की शेड्यूल कास्ट की। उन्होंने जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे फ्री, उनको पढ़ाई का इंतज़ाम बहन मायावती जी ने कराया था, उसको रोकने का काम किया। उन्होंने 1-2 काम किए। तो ये हम आप तो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण को ये सब याद रखना चाहिए तो था। हम कह रहे हैं कि लोग पूछेंगे ना कि आपको भी तो याद रखना चाहिए था 2019 की लोकसभा में आपने गठजोड़ किया। देखिए हमने गठजोड़ किया तो उसके बाद हमने तुरंत छोड़ भी इसीलिए दिया ना कि कटु अनुभव हुआ, देखा कि हमने कि किस तरह का नतीजा वाले निकला। कहते हैं कि कटु अनुभव हमारा हुआ, वो तो 0 से 10 पे पहुंच गए, हम 5 के 5 पे रह गए। देखिए हमारे जहां पर जितने वोट परसेंटेज था उस समय उतना वोट परसेंटेज हमारा बरकरार रहा, हम सीट जीते। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स कम हो गई और तब उतना वोट परसेंटेज तो हमारा पहले जितना था 14 में हमने आपको बताया था। नहीं, मैं कह रहा हूँ 14 में आप जितनी सीटों पर लड़े उसके मुकाबले 2019 में आप आधी सीटों पर लड़े और वोट परसेंटेज आपका उतना ही रहा। तो उनका कहना है कि इसलिए क्योंकि साइकिल वालों ने भी जाके हाथी पे बटन दबाया। साइकिल वालों ने अगर दिया होता तो साइकिल वालों, देखिए ये सबको मालूम, पूरे देश को मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी का ही ऐसा वोट है जो कि ट्रांसफरेबल वोट है। और अगर वोट इनका ट्रांसफरेबल होता तो फिर इन्होंने तो बहुत से गठबंधन किए, कहाँ अब की बार भी गठबंधन किए। अब की बार आप लिस्ट उठा के देख लीजिए गठबंधन का, जब 10 मार्च को रिजल्ट निकलेगा तो जितनी भी जिसके साथ गठबंधन किए उनकी सीटों का हाल देख लीजिएगा आप। जो आज हम कह रहे हैं वो उस समय आपको फिर से खुलासा हो जाए कितना वोट ट्रांसफ़र किया और कितने, क्यों वो सारी सीटें हारे। इस पर बहुत बात होती है कि बसपा के पास वो ताकत है कि वो अपना वोट बैंक, कोर वोट है, उसको ट्रांसफ़र करवाने की हैसियत रखती है। कई लोगों ने यह भी कहा, और चूंकि आप मीडिया से बात करते हैं तो वो सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं और आप फ्रंट पे भी रहते हैं कि एक बड़ा प्रयोग हुआ था 1993 में जब नई बनी समाजवादी पार्टी और 1984 में बनी बसपा का गठजोड़ हुआ। नारा लगा, मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। तो एक जो 91 से बीजेपी के पक्ष में लहर बन रही थी वो रुक गई। जब 19 में फिर से ये गठजोड़ हुआ तो फिर ये नारा लगा। फिर लोगों ने कहा कि इस नारे के लगते ही सतीश चंद्र मिश्रा असहज हो गए, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2007 के पहले बसपा की मीटिंग्स में जय श्री राम का नारा लगवाना शुरू किया था। और आपने खुद ही कहा कि तब कई लोग इससे शुरुआती दौर में असहज हुए और सतीश चंद्र मिश्रा को लगा कि अगर ये सपा बसपा का गठजोड़ लोकसभा के बाद 2022 के विधानसभा में भी चल गया तो उनके और जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो कहते हैं कि आप बीजेपी के अपने मास्टर्स को खुश रखना चाहते हैं, इसलिए सपा को आपने इंश्योर किया कि बसपा से स्टेटमेंट आए, मायावती जी की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आए कि ये गठजोड़ लोकसभा चुनाव के बाद खत्म हो जाए। क्यों कहते हैं वो लोग ऐसा? देखिए ये तो हास्यास्पद से चीज़ें हैं और प्रश्न भी जो लोग रेस करते हैं वो भी, उनको भी समझना चाहिए कि शायद जितना बीजेपी के विरोध में पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा से लेकर के राज्यसभा से बाहर और पिछली 96 मीटिंगों में उत्तर प्रदेश में जितना उनके विरोध में हमने बातें रखी हैं, उनका खुलासा किया है, उतना किसी ने नहीं किया, किसी पार्टी ने नहीं किया हुआ जितना कि हमने किया बीजेपी का। तो बीजेपी के लोग तो ये कहते हैं कि उनका ये आरोप कि समाजवादी पार्टी से गठजोड़ कराने का काम हमने करा दिया बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए। वो बातचीत कैसे हुई? बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो अजीब सा है कि वो कहें कि बीजेपी, सब आप पे इल्जाम लगा वो कहें कि इन्होंने गठजोड़ करा दिया बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए,
और बीजेपी, और ये कहें कि इन्होंने बीजेपी को फायदा कराने के लिए गठजोड़, अरे गठजोड़, देखिए गठजोड़ हुआ था, कैसे हुआ था, क्या वो पूरी नहीं, गठजोड़ जब भी हुआ, गठजोड़ होने के बाद गठजोड़ बना के रखने की बात भी होती है। आपने देखा होगा जब बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसको उठा के फिर से वापस देख लीजिएगा। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था पिछले 1 महीने से 3 बार फोन किया और बातचीत करने के लिए, ठीक है रिजल्ट जो आए फिर देखा जाएगा, लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन 3 बार फोन करने के बाद भी वो फोन पर नहीं आए और बातचीत नहीं की, तो ऐसे में गठजोड़ आगे कहाँ चल सकता है? जबकि तो और भी चीज़ें थी, उन्होंने सब कही थी, उन्होंने कहा था। तो इसमें ये कहना कि देखिए दिक्कत क्या है सबको, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उनके खिलाफ खुल करके हमने बातें रखी हैं, सब बातें रखी हैं। जब हम चाहे जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो शायद सबसे ज़्यादा खुल करके हम ही ने बोलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, पिछले 5 वर्षों में उठा के देख लीजिए, अभी से नहीं 14 से देख लीजिए, जब पहला हमारा भाषण उनकी सरकार बन के आई थी तब हमने जो राज्यसभा में कहा था, खोल के देख लीजिए, लोगों ने कहा कि आप इतना ज़्यादा विरोध में बोल रहे हैं। हम अपनी पार्टी की बात रखते हैं, हम अपनी पार्टी का जो, और पार्टी का जो हमारा एक देश है, पार्टी जो जिस लाइन पे चलती है, पार्टी की जो सोच है जनता के लिए, हम उसके हिसाब से चलते हैं। और हम कभी भी, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, जब हम जिसके साथ में, हम उसके साथ में, और जो हमारी पार्टी की रणनीति होगी, जो पार्टी की हमारी नीति है, जो सोच है, हम उसमें चलते हैं। हम किसी के दबाव में या किसी के पक्ष में, लोग कुछ भी कहते रहें, कुछ लोगों को ये परेशानी तो होती ही है ना कि सतीश मिश्रा क्यों बैठे हुए, सतीश मिश्रा क्यों, हम लोग तो इधर उधर हो गए, सतीश मिश्रा क्यों नहीं इधर उधर हो रहे हैं। देखिए आप लोगों का जिक्र कर रहे हैं, कई लोग जो आपकी पार्टी का साथ छोड़कर चले गए, जब हमारी रिसर्च टीम ने कि भाई बताइए क्या इनका करियर रहा बसपा का, तो बहुत सारे लोगों से बात की, जो छोड़ के चले गए उनसे भी और जो अभी हैं उनसे भी। जो छोड़ के चले गए उनमें जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, पीएल पुनिया, इन सब लोगों से भी बात की। एक प्रश्न ऐसा आया, सब पे उन्होंने आपकी खूब बुराई की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये करवा दिया। एक प्रश्न ऐसा आया आपकी आलोचना का जिस पे उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं लगता कि सतीश चंद्र मिश्रा ने ये काम किया होगा। वो प्रश्न था विकीलीक्स के खुलासे का। विकीलीक्स के केबल जब वो लीक हुए तो कहा गया कि 2007 में जब सरकार बनी बसपा की, तो एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आया और उससे सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि मायावती जी निरंकुश हैं, अहंकारी हैं, करप्ट हैं, आदि इत्यादि। इस पर आपके सब विरोधियों ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सतीश चंद्र मिश्रा ने ऐसा कहा होगा। फिर ये बात आई कहाँ से, विकीलीक्स वाली? विकीलीक्स क्या है, विकीलीक्स वाला कौन है, कहाँ है, किसने, ये सब बातें तो फर्जी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि सपने में भी नहीं कोई सोचेगा कि इस तरह की बात हम कहेंगे तो विकीलीक्स वाले कहाँ से करेंगे, तो विकीलीक्स वालों से हमारा क्या संबंध, उनसे क्या लेना देना। तो इस तरह के फ्रॉडस्टर जो हैं वो तो बहुत घूमते रहते हैं और करते रहते हैं। लेकिन ये जितने भी नाम आप ले रहे हैं ना जी, ये नाम जो पार्टी से बाहर जाता है वो ये बात करने लगे। अरे उन्होंने आपको डिफेंड किया इस मसले में? नहीं, इस मसले की बात नहीं कर रहे हम, अदरवाइज कह रहे हैं, जो आप कहते हैं कि विरोध करते हैं, हर मामले में करते हैं। तो ये जो लोग भी हैं विरोध, विकी की लीक्स वाले, तो हमने आज तक ना उनके बारे में जानने की कोशिश की कौन लोग हैं, और ना हमने कभी उनको पहले तवज्जो दिया, ना हम लोग अब तवज्जो देते हैं, ना हमारी पार्टी तवज्जो देती है जी। लेकिन यही है कि जैसा मैंने कहा कि ना सतीश मिश्रा क्यों तटस्थ हैं, वो क्यों बहन मायावती जी के साथ में खड़े हुए हैं, वो बहन मायावती जी के साथ में क्यों लगे हुए हैं, और बहन मायावती जी को क्यों डिफेंड करते हैं हर जगह पर। वो लगातार नंबर 2 बने हुए हैं। नंबर 2, नंबर 3 हमारे कुछ नहीं होता, हमारे खाली नंबर 1 होता है। अच्छा, लोगों हमारे यहाँ सिर्फ नंबर 1 होता है, और वो है बहन मायावती जी, और उन्हीं के तहत में सब चलते हैं। जब जो कभी कोई किसी को कहता है, कभी कोई किसी को कहता है, ये लोग जो हैं क्या क्या नहीं उनको बहन मायावती जी ने दिया, हम और क्या क्या नहीं बनाया। हम तो एक इसमें अपवाद भी बताया। हाँ बताइए। लोगों ने कहा कि बीच में एक दौर आया जब सतीश चंद्र मिश्रा की नंबर 2 की कुर्सी खतरे में आ गई, जब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मायावती जी ने अपने छोटे भाई आनंद कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, रामजी गौतम और आकाश आनंद इन सबको संयोजक बना दिया, तो एकदम टॉप 4 में वो लीडरशिप हो गई।
तो सतीश चंद्र मिश्रा को लगा अब गड़बड़ है, और उसके बाद से आनंद कुमार के ऊपर नए सिरे से रेड पड़ने लगी, वो कानूनी मामलों में फंसने लगे, आलोचना होने लगी, और सतीश चंद्र मिश्रा की हैसियत फिर से बहाल हो गई बसपा में। ये भी कहा, बता तो रहे हैं कि सब चंडू खाने की खबरें। आपका तो कार्यक्रम जमघट है, लेकिन आपका जो चैनल है लल्लन टॉप, तो लल्लन टॉप कानपुर, हम तो कानपुर की पैदाइश हैं, हाँ, कानपुर में पढ़े हैं, हाँ, और लल्लन टॉप वहीं से वर्ड निकला। तो ये सब जो बातें हैं, ये वो वाली बातें हैं जो झंडू खाने वाली बातें होती हैं। चंडू खाने वाली, चंडू खाना भी वहाँ पर है कानपुर और में, कानपुर में चंडू खाना है, जहाँ पर बैठ जाइए तो आपको चंडू खाने की गप, चंडू खाने की गप्पें आपको ऐसी ही मिलेंगी। चंडू खाने की बातें जब कुछ ना समझ में आए तो यही गपशप मारने लगो। जो चाय की दुकान में पहले गप्पें होती थी, और कानपुर के माल रोड और फूलबाग में जब वहाँ लोग सुबह गर्म दूध और लस्सी पीने बैठते थे, तो वहाँ यही सब बातें इसी तरह की हुआ करती। हम लोग भी टहल के जाते थे खाते हुए तो जलेबी खाने जब बैठते थे हम लोग, तो वहाँ पर ये बातें सुनने के लिए बैठते थे। हाँ। आज देखे कौन सी बात चल रही, बीबीसी की न्यूज आ जाती थी, आज बीबीसी ने ये कहा, आज ये बात अद्भुत है कानपुर गणतंत्र के लोग। तो वो सारी चीजें तो हम लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं। तो ये उसी तरह की बातें हैं कि ये तक नहीं मालूम कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वही हैं, और हम जहां थे 20 वर्ष पहले, उन्होंने जब हमको राष्ट्रीय महासचिव बनाया था, आज भी हम राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हम उनके साथ में हैं, बहन मायावती जी के साथ में थे, हैं, और अपने जीवन के अंत तक रहेंगे, चाहे जितनी इस तरह की बातें लोग करके, कोई भड़काऊ बयान, कोई तरह की बातें, कोई इस तरह का उसी चंडू खाने में एक और गप आई, आपके शब्दों में गप, कि कपिल मिश्रा की तो अभी बस तैयारी हो रही है एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पे, लॉन्च तो किसी और पार्टी से करवाएंगे सतीश जी। देखिए, और पार्टी से लॉन्च करना होता है या करना होता तो उनको राजनीति में हम लेके आते हैं जी। कपिल मिश्रा को राजनीति में तो हम अभी तक नहीं लेके आए। कपिल मिश्रा तो स्वयं हमारे साथ 75 मीटिंगों में अब की बार घूम रहे थे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम चल रहे हैं तो कोई ना कोई साथ में ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे साथ में भी रहे। और रहते रहते वो उन्होंने उनको भी लगा कि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग भी कुछ अपना योगदान दें, तो योगदान देने का काम कर रहे हैं। और उनको कहीं पर भी लॉन्च नहीं होना है। लॉन्च होना होता तो बहन मायावती जी स्वयं है यहाँ पर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो लॉन्च नहीं होना उनको। वो तो वकालत के पेशे में पिछले 13 वर्षों से वकालत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, सब जगह। अब की बार वो उनको लगा कि नहीं, यूथ जो है और यंगस्टर्स जो हैं वो लोग भी वो इतनी तेजी से जुड़ रहे हैं बीएसपी से, जो नया ग्रुप है, तो उसमें लगता है बीएसपी थोड़ा लेट हो गई सोशल मीडिया पे अपने फुटप्रिंट बढ़ाने। लेट कभी कोई नहीं होता है। अच्छा। आपने देखा कि हम लोग जब भी जहां भी कदम रखते हैं तो फिर उसके बाद लोग पीछे वाले नकल करते हैं। हम लोगों ने 2007 में जो करा वो सब नकल करने के लिए चले। हमने अभी 23 जुलाई को अयोध्या से कार्यक्रम शुरू किया, प्रबुद्ध सम्मेलन, ब्राह्मण समाज के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, तो उन लोगों ने कहा नहीं नहीं हम भी प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे, और नकल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी कूद पड़ी, फिर समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी। फिर क्या हुआ उसके बाद? हमने तो 75 जिले करे और हर जगह हजारों संख्या ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए। इन्होंने क्या किया, जब 5 मीटिंग करी, 15 इकट्ठा हुए गए, 25 इकट्ठा हुए, 8वीं मीटिंग के बाद दोनों ने बंद कर दिया। तो नकल तो करने के लिए सब लोग आ जाते हैं सामने मैदान में, लेकिन नकल के बाद आगे भी तो बढ़ सकें तब तो बात है ना, वरना नकल से खाली काम नहीं चलता है। एक आखिरी सवाल, उसके बाद सोशल मीडिया के 2 सवाल लेंगे कू ऐप के। चुनाव में इस बार कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से कई बंदिशें हैं। इस नए परिदृश्य में पहले कहा गया था कि 15 जनवरी को जब बहन जी का जन्मदिन होता है तब अनाउंसमेंट होगा कि हर ज़िले में रैली होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अब तो वो मुमकिन हाल फिलहाल नहीं दिख रहा है। बदली परिस्थितियों में, बदली बंदिशों में बीएसपी की अब पॉलिटिकल कैंपेनिंग की क्या स्ट्रेटजी होगी? कई आलोचकों ने यहाँ भी कहा कि साहब इनका तो वैसा डिजिटल पेनिट्रेशन भी नहीं है, फिर और कई ने काउंटर भी किया कि नहीं है तो अब इनके हैशटैग क्यों लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। नंबर 2 पे, नंबर 1 पे पूरी कंट्री में जी। अभी तो अखबारों की हेडलाइन बन गई थी। तो ये दिखाता क्या है, देखिए हम लोग सोशल मीडिया आज के रोज जो भी, चाहे दलित समाज के लोग, यंगस्टर्स हों, चाहे अन्य समाज के हों, जो कि बहन मायावती जी की जो प्रोग्रेसिव सोच है, जो इंक्लूसिव सोच है, जो सोसाइटी को एक साथ लेने की सोच है,
उसके साथ में यंगस्टर साथ में जुड़ रहा है। और यही लोग सोशल मीडिया में भी हैं। सोशल मीडिया में हमारे ऐसे लोग कम होंगे, लेकिन ये लोग ज़्यादा हैं और वो अपना भविष्य देख रहे हैं। वो उनको ये लगता है कि हमने 5 साल की बहन मायावती जी की सरकार देखी, हमने 5 साल समाजवादी पार्टी की देखी, हमने फिर 5 साल भारतीय जनता, तीनों की 5-5 साल देख ली। अब उनको कहीं चौथी जगह देखने की जरूरत नहीं कि वो मालूम है कि कांग्रेस तो खत्म हो चुकी बहुत पहले, कि अब हमारे पास चॉइस है कि ये 3 हैं और हमने तीनों का काम देख लिया। तो जब कंपेयर करने चलते हैं तो उनको क्या दिखता है? उनको दिखता है बहन मायावती जी की सरकार थी, ऑल इंक्लूसिव, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। यही आपके कैंपेन में आप इसी थीम पे बात कर रहे हैं? सब भाईचारा, 23 लाख से ज़्यादा नौकरियां, आते ही नौकरियों पे बैन हटा दिया। जहाँ जहाँ नौकरियां सरकारी मिल सकती थी उन्होंने कहा कोई ठेकेदारी नहीं चलेगी, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे जल निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, जहाँ लाखों की संख्या में लोग नौकरी पाते थे, इन्होंने ठेकेदारों में दे दिया, ठेकेदारों को दे दिया। बहन मायावती जी ने ये सरकारी नौकरियां अपने नौजवानों के लिए खोली थी। आते ही 1,10,000 नौकरी उन्होंने दी थी पहले 3 महीने के अंदर में। टीचरों को दिया, कांस्टेबल के 2 लाख नौकरियां दी, 2 लाख टीचर्स अपॉइंट किए। उन्होंने हर वर्ग को खुलेआम और एक फेयर मैनर, फ्री और फेयर मैनर में उन्होंने नौकरी के साथ साथ में, देखिए आज के रोज एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो क्या आपने एक मोबाइल फ़ोन दे दिया आखिरी में चुनाव के पहले, तो उससे क्या उसका जीवन चल जाएगा? उसमें तो वो सिम कार्ड भी नहीं डाल पाएगा। बहन मायावती जी कहती हैं कि हम इनके हाथ मजबूत करेंगे इतने कि हर महीने ये 50 से 60 हज़ार रुपया कमाएं और कमाने के बाद ये हर महीने खुद के 10 मोबाइल खरीद लें। तो ये देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, 23 नए जिला। इमेजिन नहीं कर सकता कोई। लोग कभी क्रिटिसाइज करने के लिए बहन मायावती जी को, उनकी सरकार को, बहुत सी चीज़ें लोग अपना कुछ नहीं मिलता है तो खाली सतीश मिश्रा ये वो इस तरह की बातें करेंगे। ये बातें कोई नहीं करेगा कि उन्होंने 23 जिले बनाए, उनसे दूसरों से नहीं पूछते हैं कि आपने क्या किया। 23 जिले बनाए अगर, तो 23 जिलों में समग्र विकास किया उन्होंने। अगर 29,000 डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम को समग्र विकास किया तो 29,000 गांव उत्तर प्रदेश के समग्र विकास किया उन्होंने। 1 दर्जन यूनिवर्सिटी बनाई, आप कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज बनाई, तो उन्होंने उनको बना करके पब्लिक को देने का काम किया। इनकी तरह नहीं कि आप 67 मेडिकल कॉलेज बना दिए। और क्या बना दिए आपने? जितने सरकारी अस्पताल थे हर जिले के, उसको आपने डिक्लेयर कर दिया मेडिकल कॉलेज। अब वहां से बच्चा निकल करके डॉक्टर बनेगा। वहाँ जहाँ जो हॉस्पिटल में आदमी को ऑक्सीजन दे करके जान बचाने के लिए तो आपके पास डॉक्टर है नहीं, और उसमें आप कह रहे हैं ये मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। जिस तरीके से कोरोना में लोगों ने देखा है वो किसी से छुपा। 134 दंगे समाजवादी पार्टी में हुए, क्या कोई भूल जाएगा कि 134 दंगे हुए उत्तर प्रदेश में? और बहन मायावती जी की सरकार में जो है जजमेंट आया अयोध्या का, पूरे देश में कर्फ्यू लग गया था। कर्फ्यू ऐसा माहौल था हाई कोर्ट का। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री तो उन्होंने कहा था कर्फ्यू छोड़ो, हमारे यहाँ तो छोटे बच्चों का स्कूल, प्राइमरी स्कूल भी नहीं हम बंद होने देंगे, और नहीं बंद होने दिए और लॉ एंड ऑर्डर चला करके दिखाने का काम किया। तो आदमी क्या चाहता है? सुरक्षा चाहता है। महिलाएं क्या चाहती हैं? अपनी सुरक्षाएं। हर 2 घंटे में आज एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही बलात्कार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। क्या इसी के लिए सरकार चुनी थी? सतीश जी, आपने जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात कही, ये बात आप सही कह रहे हैं। जब हम लोग फील्ड में घूमे, जैसे इस जमघट से पहले हमने सब ज़िलों की यात्रा की, एक राउंड की, कि चुनाव के पहले थोड़ा तसल्ली से बात करें, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके तो सबने उस सरकार को खूब याद किया। पर एक सवाल भी जोड़ा। सवाल ये जोड़ा कि जब इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ें हुई, ख़ास तौर पे दलित समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हुई, हाथरस की घटना हुई या आगरा में पुलिसिया पिटाई में एक युवक की दलित समाज की मौत हुई, तब मायावती जी बस ट्विटर पर लिखने तक अपने आप को सीमित कर रखी। ये नहीं कि वहाँ तुरंत पहुँचे, पीड़ित परिवार से मिले, वो सक्रियता अब नहीं दिखती है। देखिए, आपने देखा हाथरस में, आप फिर से जाइए, रिसर्च कर लीजिएगा। हाथरस जा करके सबसे पहले उस परिवार में अगर कोई पहुंचा था तो बहुजन समाज पार्टी के हमारे लोग पहुंचे थे सबसे पहले। हाँ, नेता तो पहुंचे। और तो अब देखिए, बहन मायावती जी जा करके खाली लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम तो नहीं कर सकती, जैसे कि समाजवादी पार्टी करती, कांग्रेस की नेता कहती है। आपको लगता है इन बड़े नेताओं के घटनास्थल पे जाने से लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं? वहाँ लाठीचार्ज हुआ, सबने देखा क्या क्या नहीं हुआ, और खाली दिखा रहे हैं कि देखिए मेरे ऊपर लाठी पड़ रही है और मैं नेता हूँ, देखिए मैं आया हूँ। तो ये बसें जलाने का काम, गाड़ी रोकने का काम,
दंगा फसाद कराने का, ये काम हमारी पार्टी कभी नहीं करती। हमारी पार्टी में डिसिप्लिन पे चलती है हर चीज़ में। लेकिन यहाँ पर जहाँ जहाँ भी घटना हुई, जिस जगह भी घटना हुई, उस घटना में सबसे पहले पहुँचने वाले, परिवार को मदद करने वाले, और अंत तक वो लोग तो खाली मीडिया को शक्ल दिखा करके और झगड़ा फसाद दिखा करके और चले गए अपनी शक्ल, मैंने बड़ा भारी काम कर दिया, कोरम पूरा कर दिया। और बहन मायावती जी के लोग वो जाते हैं वहाँ जा करके उनकी मदद, अंत तक कोर्ट कचहरी तक उनको न्याय दिलाने तक वो लोग, हम लोग उनके साथ में खड़े होते हैं। हम लोग उस तरह का काम करते हैं। तो ये तो खाली दिखावे की राजनीति अलग है, और सही माने में उनको ये तो उसी तरह का हुआ जैसे अभी देखा आपने, खाना खा रहे हैं दलित के साथ बैठ के मुख्यमंत्री। और क्या चीज़ है ये कि आप फोटो खिंचवा रहे हैं, अखबार में दिखा रहे हैं मैं तो दलित के साथ बैठ के खाना खा रहा। अरे आप वो भी दिखाइए, दलित की बेटी को रात के 2:30 बजे आपने बैठ करके और टेलीविज़न देख रहे थे और आपकी फ़ोटो दिखाई जा रही थी कि आप खुद मॉनिटर कर रहे हैं, डीएम से कह रहे हैं कि उसकी बॉडी को जलवा दो, और एक कांस्टेबल से जलवाया आपने, परिवार वालों को नहीं दिया। आप वो भी तो दिखाइए कि रेणु शर्मा जो थी उसको कैसे बेल हो जाने के बाद भी, और पॉलिटिकल लेडी थी खाली हाथरस में अभी जो 1 महीने पहले हुआ, और उसको आपने बेल होने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आने दिया, जब मर गई तब जेल से बाहर आने दिया। आप ये भी तो बताइए, खुशी दुबे 1.5 साल से जेल में रखा हुआ आपने, 17 महीने से, अब तो 20 महीने हो गए, 20 महीने से आपने जेल में रखा हुआ है। किस लिए, क्या जुर्म है उसका? उसके हस्बैंड को तो आपने शूट आउट में मार ही दिया था, और उसके परिवार वालों, उसके बाद आप उसको 1 दिन पहले शादी होके गई थी, आज भी जेल में रखे हैं। तो ये लोग दिखावा, चुनाव आ गया तो हम मोबाइल दे रहे हैं, चुनाव आ गया तो हम दलित के साथ बैठे हैं, झोपड़ी में बैठ के खाना खा रहे हैं। अरे बहन मायावती जी में यही इनमें फ़र्क है। बहन मायावती जी ने झोपड़ियों में जाने का काम नहीं किया, उन्होंने झोपड़ी में जो लोग बैठे हुए, जो लोग रह रहे थे, उनको झोपड़ी से बाहर निकाल करके और 2-2 कमरे के पक्के मकान बना के मुफ्त में देने का काम किया। 20 लाख काशीराम आवास के, और 80 लाख मकान जो बन रहे थे उसको समाजवादी पार्टी ने आते ही रुकवाने का काम कर दिया था, आधे बने हुए रुके हुए। तो ये फर्क है, और यही आज जनता देख रही है, और ये जनता जो है समझ रही है कि हमको क्या चाहिए। किसान को दबा के मरवाना है क्या, कुचलवा के मरवाना है, या खाली भाषण सुनना है 2 गुनी आमदनी कर देंगे, या बहन मायावती जी की तरह व्यक्ति चाहिए जिन्होंने ये भाषण नहीं दिया था कि हम 2 गुनी आमदनी करेंगे, लेकिन 125 रुपये क्विंटल था दाम किसानों का गन्ना का, और उन्होंने अपनी सरकार में 250 पहुंचाने का काम किया था। इन्होंने 25 रुपये पिछले महीने बढ़ाने का काम किया, 5 रुपए सालाना के हिसाब से उन्होंने 250 पहुंचाने का काम। 25 पिछली में और 10 रुपए आते ही, तो टोटल 35। नहीं 10 नहीं दिया इन्होंने, आप नहीं वो देखिए पिछली कैबिनेट में जब आए थे तो आते ही 10 रुपए बढ़े थे। 17 में जब आए थे तो देखिए ऐसे तो हम लोगों ने 125 से 250 किया। मैं सिर्फ फैक्ट करेक्ट कर रहा हूँ, आप नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, 2 चीजें और क्लियर कर दूं। 125 से 250 तो हम लोगों ने जैसे कि 11 तक कर दिया था, और 11 के बाद जो निर्णय हुआ कैबिनेट में 12 के, हमारी सरकार जाने के पहले फिर से 50 रुपए बढ़ाने का हुआ था, तो उसको हम नहीं गिनवा रहे क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की सरकार में इंप्लीमेंट हुआ। अच्छा, वरना तो हम 250 की जगह 300 कहेंगे, और 35 रुपए खाली समाजवादी पार्टी ने बढ़ाए थे। तो इसलिए कि आपने, और जो 25 रुपए बढ़ाए भी हैं अभी, वो 25 रुपए जो हैं उनको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे ये भी नहीं किसी को मालूम है। तो ये देखिए, आप किसी भी लेवल पे ले लीजिए, किसी भी जगह ले लीजिए, आज के रोज कंपेयर कर लीजिए, ये खाली अखबारों में, मीडिया में, एडवर्टीजमेंट में 300 करोड़ रुपया पर मंथ खर्चा करके अपने ऊपर आपने इश्तिहार छपवा दिया कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पब्लिक भी जो है इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अब पब्लिक चाहे उत्तर प्रदेश की हो, देश की हो, वो समझ रही है कि क्या आपने करा क्या है और क्या करें। जब आपने जो नहीं किया वो आगे कहाँ करेंगे, आप आगे भी आप यही करेंगे। तो इसीलिए बहन मायावती जी ने 6,500 मेगावाट बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में, 17 वर्षों से एक भी कारखाना नहीं लगा था, और बहन मायावती जी ने 13,500 पहुंचाने का काम किया था। जो कारखाने इनकम्प्लीट थे वो आगे चल के समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान में कंप्लीट हुए, जिसको वो कहते हैं मैंने बिजली उत्पादन बढ़ा दिया था, मैंने भी बढ़ाया। लेकिन अब जेवर एयरपोर्ट ले लीजिए, क्या इनको अच्छा लगता है? इनको खुद सोचना चाहिए था। जेवर एयरपोर्ट, भट्टा परसोल, क्या क्या नहीं इन लोगों ने आंदोलन करवाए करे, और जेवर एयरपोर्ट किसकी देन है? बहन मायावती जी की सोच। लखनऊ का मेट्रो किसने स्टार्ट किया? बहन मायावती जी ने किया। गंगा एक्सप्रेसवे किसका पत्थर लगा था? बहन मायावती जी का। PIL फाइल कराई इन लोगों ने कि नहीं, गंगा किनारे किनारे एक्सप्रेसवे नहीं बन सकता, और स्टे करवा लिया, और उसके बाद आज वहीं पर आप दूसरा पत्थर। तो ये
आज की राजनीति और आज की वो ठीक है इस प्रकार की है कि दिखाने काम करो, मीडिया के माध्यम से कहो, बदनाम करो एक को और उनको मत दिखाओ। आप खोलिए समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जबकि ज़मीन पे खाली बीएसपी दिख रही है। तो अब यही फ़र्क है ना। हम लोग देखिए, हम लोग उद्योगपतियों के माध्यम से तो चल नहीं रहे, हम लोगों के पास वो वाला धन दौलत तो है नहीं। तो हम लोग तो जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लड़ रहे हैं। आज 5 लोगों को क्या ये 1 लोगों को अलाउ कर दें? इलेक्शन कमीशन कहेगी अब एक ही आदमी जाएगा घर में, तो एक आदमी भी जाएगा तो बीएसपी का ही जाएगा। चलिए, एक आदमी की आपने बात की, सोशल मीडिया पार्टनर हमारे कू हैं, उस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे। 1-2 आदमियों के वहाँ से सवाल ले लेते हैं। मोहम्मद अयाज का सवाल है कि तमाम पार्टियों के नेता लगातार रैलियां करते दिख रहे हैं, लेकिन मायावती जी कभी 2-3 महीने में एक रैली कर देती हैं, और जो पीक टाइम था प्रचार का, नवंबर दिसंबर का, तो उसमें उन्होंने रैली नहीं की। ये वोटर नोटिस कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं बताना चाहूँगा उनको कि उनको ये देखना चाहिए कि 23 जुलाई से जब रैलियां शुरू हुई तो उस समय कोरोना का पीरियड अभी बहुत हाई चल रहा था, सेकेंड वेव, कोई बाहर नहीं निकला। लेकिन हमारी पार्टी के नेता ने हमको परमिशन दी और हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे। उसके बाद कोई नज़र कहीं नहीं आ रहा था। तब किसी ने ये नहीं कहा कि बहुजन समाज पार्टी हर ज़िले में जा रही है और हर ज़िले में इतनी बड़ी बड़ी बैठकें कर रही है और बाकी पार्टियां क्यों सामने नहीं आ रही। उसके बाद सरकारी बैठकें करके, खाली सरकारी पैसा इस्तेमाल करके और उद्घाटन और पत्थर लगाना, योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार के पैसे का दुरुपयोग करके मीटिंगें करती, वो दिखने लगी लोगों को। बहन मायावती जी ने, जैसा मैं और कांग्रेस ने भी रैली तो वही कह रहा हूँ, बहन मायावती जी ने जो है अपने लोगों को बाहर निकाला और खुद उन्होंने 2-2 बैठकें बड़ी बड़ी करी। एक 5 लाख की अगर अब बैठक जोड़ लीजिए, खाली तो आपने बताया अकेले जोड़ लीजिए तो इनकी सारी मिला लीजिए। देखिए, आप ये जवाब दे रहे हैं। नवीन चौधरी का अगला सवाल भी यही है कि हम देखते हैं कि कहीं कोई घटना होती है तो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ खराब घटना, कुछ बड़ी चीज़ होती है तो तमाम नेता जाते हैं। मायावती जी जब सत्ता में नहीं होती तो ऐसा नहीं दिखता है कि आज उस कार्यकर्ता के घर गई, आज ढिकाने ज़िले में मीटिंग की, सब कुछ लखनऊ और दिल्ली सेंट्रिक हो जाता है। जबकि जब वो पार्टी बिल्ड कर रही थी तो उन्होंने और काशीराम जी ने ज़िले में जाके पार्टी बनाई थी, लेकिन अब ज़िले में नहीं जाती, सबको तलब किया जाता है दरबार में। देखिए, अगर आपने अपना घर ठीक से मजबूती से बना लिया है जी, और उसमें अच्छी नींव डाली है और नींव डालने के बाद आपने उसको खड़ा कर लिया, तो उसके बाद आप फिर से दोबारा नींव में काम करना नहीं शुरू करेंगे। फिर आप उसको संभाल के रखने का काम करेंगे, उसको मेंटेन करने का काम करेंगे और उसको ठीक से चलाने का काम करेंगे, सुपरविजन करने का काम करेंगे। तो वो हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। अगर 5-6 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी, उनमें से एक बहुजन समाज पार्टी भी है जो कि राष्ट्रीय पार्टी है। तो उनको खाली उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में जितनी जहाँ भी हमारी पार्टी है, हर जगह हमारे लोग हैं और हर जगह चुनाव भी होते हैं, हर जगह हमारी मीटिंगें भी होती हैं, उनको सभी चीज़ को देखना होता है। और उत्तर प्रदेश में भी हर ज़िले में जहाँ भी कोई घटना होती है, उनको किसको वहाँ भेजना है, किसको वहाँ से खबर लेके आनी, किसको कैसे मॉनिटर करना, ये सारे काम वो बैठ के करती हैं। अगर वो करती हैं तो वो इन सब चीज़ों को वहाँ जा कर के खाली करने से नहीं होता, उससे ज़्यादा मदद करी जा सकती है उसको ढंग से सुपरवाइज करके और अपने लोगों के माध्यम से। चलिए, जमघट में आप सुन रहे थे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी को। इस पूरी बातचीत पर, तमाम आरोपों पर उनकी राय, तमाम उनके दावे, आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जमघट का ये सिलसिला चलता रहेगा जिसमें हम अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बात करेंगे, सो दैट यू एज अ वोटर कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। ऐसे अंग्रेजी में बोलने से लगता है कि थोड़ा सा इंटरव्यू और पूरा हो गया। आप बने रहिए लगातार ललन टॉप के साथ। सतीश चंद्र जी, आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद और चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत, एक तो आपको बधाई इस बात की कि आपका तो ऐसा बढ़िया मिक्सचर है, कानपुर और लखनऊ दोनों मिक्सड है। जमघट, हम लोग कानपुर में जब पैदा हुए, कानपुर में रहे पढ़े, तो हम लोग लखनऊ आते थे जमघट में। अच्छा। और दिवाली के बाद जब होता वही जमघट, जब पूरा सब तरह के रंग बिरंगी पतंगे आपस में मिल करके सब चल रहा है, तो वो जमघट जो है वो आपने उसको भी लिया साथ में। और आपका लल्लन टॉप तो है ही कानपुर का, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और आपका चैनल, आपका ये शो इतना पॉपुलर है और पॉपुलर हो, मैं इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। देखते रहिए लल्लन टॉप।